बॉयज एंड गर्ल्स नमस्ते, वेलकम। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्डिंग कंपनी। ओके, सो राइट डाउन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So now this topic is important. This topic is important, compulsory, almost compulsory. अब ऐसा तो बोल नहीं सकते कि compulsory, बट पहले ये टॉपिक CA फाइनल में हुआ करता था, तो उस केस में इट वॉज अ कंपल्सरी टॉपिक एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आता था, मतलब आता था, और क्वेश्चन भी छोटा मोटा नहीं। अभी के लिए अगर आप इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड देखेंगे तो 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है रेगुलरली, 20 मार्क्स के आसपास। सो 16 to 20 मार्क्स इज व्हाट यू कैन सी द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। बट ऑफ कोर्स अगर कभी कभी आए तो कम मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज कंपल्सरी एंड इट हैज गॉट एट CA फाइनल ऑल्सो। CA फाइनल में थोड़े से और डेप्थ में है। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। नाउ लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल डू वी नीड टू स्टडी इन CFS. To start with the CFS, you can draw this chart. One is, in CFS you should know what is Schedule 3. कि बैलेंस शीट आपको हमेशा शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनानी पड़ेगी ऑफ द कंपनीज एक्ट। एंड शेड्यूल 3 में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एक आएगा बैलेंस शीट और एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका फॉर्मेट आना चाहिए, बाकी बैलेंस शीट का तो मोटा मोटी आपको फॉर्मेट आता ही है। P&L अकाउंट के फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में है, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, some of the questions answers are wrong. We are going to understand it in the right manner. And the next thing which I wanted to tell you कि नवंबर 18 में क्वेश्चन जो आया था वो P&L अकाउंट पर आया था, तो इसीलिए पहला काम जो करना चाहिए वो क्या है कि हमें बैलेंस शीट और P&L अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। बट मैं आपको ये फॉर्मेट थोड़ा सा लेट सिखाऊंगा, पहले मैं आपको CFS के लॉजिक सिखाऊंगा और लॉजिक सिखाने के बाद में हम बैलेंस शीट और P&L अकाउंट का फॉर्मेट देखकर आगे बढ़ेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? नाउ द सेकंड वन यू नीड टू नो इज द लॉजिक. Now the logic will be divided into 5 steps. How many steps? 5 steps. The 5 steps are basically step number 1, what is date of acquisition? Date of acquisition and shareholding pattern. Date of acquisition and shareholding pattern. मैं डायरेक्टली इन वर्किंग नोट्स पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूं कि ये रिवीजन बैच है, तो आपको ये तो आइडिया हो गई कि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्या होता है, और मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच से देख रहा हूं अभी। तो एक होता है डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेकंड वन होता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। थर्ड लेवल पर होता है आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फोर्थ लेवल पर आपकी चीज होती है दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और फोर्थ लेवल पर, फिफ्थ लेवल पर जो चीज होती है वो होता है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है ये वाली एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अगर आप ये वाली स्टेप समझ गए तो समझ जाना कि आपका होल्डिंग कंपनी पे काफी अच्छा कमांड आ जाएगा। सो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। इन 5 स्टेप को मैं इस तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको होल्डिंग कंपनी समझ में भी आ जाएगा और साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी होना शुरू हो जाएगा। सो जब जब मैं स्टेप्स को लेकर बात करूंगा तब आपको चीजें पता चलने लग जाएगी कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो पहले हेडिंग लिखिए डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब, पहले हम उससे शुरू करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यह होता है कि हम हमारी कंपनी में, जो सामने वाली कंपनी, उसमें कितने शेयर्स ओन करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स इज हैविंग द स्टेक इन JLR। सो कितना स्टेक है JLR में? जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हैज अलाउड 51% स्टेक, यू नो, गेटिंग माय पॉइंट, इन विच
कि हमारा स्टेक कितना है, हम कितने उनके शेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं. So if you are controlling more than the 50% of the share capital of a company, then that company is called as a subsidiary company. So JLR is what? Subsidiary. Agreed? Tata Motors is what? Holding. अब मैं आपको बताता हूं, होल्डिंग कंपनी को ये नहीं बोला कि सामने वाले JLR का 100% करना है. हम बोल रहे हैं बेटा जी कि इसका 50% के ऊपर कुछ भी रहा तो आप कौन बन गए हो? होल्डिंग. So if I tell you that I am owning 75% share, though I am not sure whether it is 75% or what, but suppose अगर मैं 75% shares own कर रहा हूं of what? JLR, then JLR is what? My subsidiary. अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं. बेटा जी पूरी क्लास अभी ध्यान से देखिए. इसकी बैलेंस शीट में यहां पर प्लांट एंड मशीनरी है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 100 करोड़. तो इसमें टाटा मोटर्स की ओनरशिप हुई सिर्फ 75 की. 1000 है तो टाटा मोटर्स की ओनरशिप कितनी हुई? 750. हाँ नहीं, मैं ओनर कितने परसेंट का हूं? 750 का. तो जाहिर सी बात है, सॉरी 750 मतलब 75% का. तो जाहिर सी बात है किसी भी एसेट में मेरी ओनरशिप कितनी होगी? 75%. बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म के चलते, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के चलते AS21 फ्रेम किया गया. सब्सटेंस ओवर फॉर्म के चलते ऐसा बोला गया कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज पर द सब्सटेंस, कंटेंट, लॉजिक, इग्नोरिंग द फॉर्म. तुम कंट्रोल 75% कर रहे हो कि 100%? 100%. क्योंकि किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए तुम्हारे पास 50% के ऊपर रहा तो तुम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा सकते हो. 75% के ऊपर रहा तो यू कैन पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन. मतलब किसी एंटिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए 100% शेयर्स होने की जरूरत नहीं है. अब जैसे मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है बट मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता उनका. बट मुकेश अंबानी भाई साहब के पास अगर 50% के ऊपर है तो पूरी की पूरी कंपनी को वही मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो इसके लॉजिक से AS21 कहता है कि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे. जब इसको क्या बोला मैंने? CBS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो आप प्लांट एंड मशीनरी पूरी 1000 ही खींच लोगे, जबकि आप ओनर कितने के हो? 750 के ही. और उसके अगेंस्ट में यहां पर लिखोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 250. इससे हम ये भी दिखा रहे हैं कि हम असेट कितने की कंट्रोल कर रहे हैं, बट इस असेट में से सारा हमको बिलोंग नहीं करता है. कितना बिलोंग बाहर वाले को करता है ये भी हमने इधर दिखा दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये जो वर्किंग नोट होती है इसमें हम क्या करते हैं कि होल्डिंग का कितना % स्टेक है और माइनॉरिटी का कितना % स्टेक है ये वर्कआउट करते हैं. तो हम पहले वर्किंग नोट शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक फॉर्मेट बनाकर लेंगे. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, राइट डाउन शेयर होल्डिंग पैटर्न. और शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं लिखूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसकी वर्किंग नोट में लिखूंगा पर्टिकुलर्स, नंबर्स और परसेंटेज. तो इसमें हम इधर हमेशा लिखेंगे होल्डिंग और यहां पर लिखेंगे माइनॉरिटी. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और उसका परसेंटेज निकाल कर देना है. तो क्या आपको ये वर्किंग नोट समझ में आ रही है क्या? जिस वर्किंग नोट के अंदर हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग के पास 1 लाख शेयर है, माइनॉरिटी के पास 20,000 शेयर है, तो टोटल 1,20,000 हो गए. अब उसका परसेंटेज निकाल देना, शेयर होल्डिंग पैटर्न. नाउ कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? यस. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इट टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन. अब मैं इसको एकदम प्यार से उठाता हूं, देखो आपको समझ में आता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है. एकदम प्यार से, नाजुकता से उठाता हूं. बेटा जी, जो कंपनी अपने आप को बेचती है वो कंपनी अपने आप को बेचने के पहले अपना वैल्यूएशन कराती है. वैल्यूएशन कराकर वो अपने शेयर्स को बेचती है और जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होता है वो उस कंपनी को कंट्रोल करने लग जाता है. एग्रीड? तो जैसे अगर हम कहें अमेजॉन ने किसको बाय किया अभी इस इंडिया में? अमेजॉन ने किसी कंपनी को बाय किया. इधर वेदर इट इज फ्लिपकार्ट और व्हाट? फ्लिपकार्ट ही थी क्या? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया. आर यू श्योर अबाउट इट? एनीवेज, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मान लो किसी एक फॉरेन कंपनी ने भारत की किसी एक कंपनी को एक्वायर किया, फॉरेन कंपनी ने भारत की किसी एक कंपनी को एक्वायर किया, तो आपको नहीं लगता इस इंडियन कंपनी का पहले क्या होता है? वैल्यूएशन. इस कंपनी का क्या होता है? पहले वैल्यूएशन. अब वैल्यूएशन होता है तो वैल्यूएशन का तरीका क्या है तुम्हें पता है क्या? उनकी बैलेंस शीट में एसेट होती है और ये क्या होती है? लायबिलिटीज.
असेट माइनस लाइबिलिटीज। इन असेट्स को कौन सी वैल्यू पर लिया जाता है? मार्केट वैल्यू। इन लाइबिलिटीज को कौन सी वैल्यू पर लिया जाता है? मार्केट वैल्यू। फिर असेट माइनस लाइबिलिटीज मार्केट वैल्यू पर जो ये आता है वो क्या होता है? नेट असेट। से यस और नो? इस नेट असेट को डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक शेयर की कीमत। मेरी बात समझ आती है? मैं एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, ऐसा होगा ही जरूरी नहीं, देयर आर मेनी मल्टीपल वेज ऑफ वैल्यूइंग द शेयर्स, बट एक मॉडल समझा रहा हूं सिर्फ आपको। असेट कौन सी वैल्यू पर? मार्केट वैल्यू। लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू पर? मार्केट वैल्यू। असेट माइनस लाइबिलिटी मार्केट वैल्यू पर, तो आपको क्या मिल गया? नेट असेट। अब नेट असेट मिल गया तो उसको डिवाइड बाय कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या मिल गया? एक शेयर की वैल्यू। से यस। मैं आपको अगर एक बात पूछ रहा हूं सही से, जब मैं असेट माइनस लाइबिलिटी कर ले रहा हूं तो मैं इन सभी चीजों को एक्वायर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? देखने का नजरिया ये भी तो है ना, असेट माइनस लाइबिलिटीज एट मार्केट वैल्यू मींस आई एम एक्वायरिंग दिस नेटवर्थ। यस और नो? एट मार्केट वैल्यू ऑफ कोर्स। बोलने का तात्पर्य है कि ये चीज हमारा प्रॉफिट नहीं है, यह हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने इसको आज इस लेवल पर खरीदा है। एग्रीड? तो अगर अब मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाऊं तो आप इधर देखेंगे कि इधर क्या मिलेगा आपको? शेयर कैपिटल मिलेगा, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल मिलेगा ना आपको। इधर और क्या देखने को मिलेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस देखने को मिलेंगे। अब ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस जिस दिन मैं एक्वायर कर रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1119 को मैं एक्वायर कर रहा हूं, तो 1119 का शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये हम हमारे प्रॉफिट के तौर पर नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? असेट माइनस लाइबिलिटीज, राइट? ऑफ कोर्स हम मार्केट वैल्यू पर ले रहे, तो मैं आपको बोलने का तात्पर्य कर रहा हूं कि ये मार्केट वैल्यू पर ले लूं मैं, तो बेटा ये तो मैं खरीद रहा हूं, ये रिजर्व मेरा प्रॉफिट नहीं है। दिस इज नॉट माय प्रॉफिट, इट्स नॉट माय रेवेन्यू प्रॉफिट। इसके लिए तो मैंने पैसा देकर उस कंपनी को खरीदा है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कभी चुप नहीं बैठता है, इन्वेस्टमेंट इनकम कमाता है। उसके आगे आने वाला प्रॉफिट ये मेरी इनकम है, बट जो अभी मौजूद है बैलेंस शीट में वो मेरी इनकम नहीं है। तो मुझे मेरे सब्सिडरी के रिजर्व्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भाई एक्विजिशन के पहले के कितने थे, एक्विजिशन के बाद के कितने, क्योंकि एक्विजिशन के पहले के ये मेरे इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, बट एक्विजिशन के बाद का ये मेरे प्रॉफिट का पार्ट है, क्योंकि वो मैं कमा रहा हूं और एक मेरे एक्विजिशन का पार्ट है। तो इस वजह से डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेट ऑफ एक्विजिशन वो डेट होती है जिस दिन आप एंटिटी पर शेयर्स एक्वायर करते हो इन कंट्रोलिंग नंबर्स, जिससे आप 50% के ऊपर जिस दिन आप एक्वायर कर लेते हो उस दिन आप उस कंपनी पर क्या करने लगते हो? कंट्रोल करने लगते हो। यस और नो? सो कैन आई नॉट से द सेकेंड वर्किंग नोट, इसका ए पार्ट हुआ, बी पार्ट हुआ, क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन। नाउ व्हाई डू यू हैव अ डेट ऑफ एक्विजिशन? क्योंकि इसके पहले का प्रॉफिट क्या होता है? प्री एक्विजिशन। इसके बाद का प्रॉफिट क्या होता है? पोस्ट एक्विजिशन। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? नाउ द सेकंड स्टेप इज, नाउ दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। अभी तक मैंने दो चीजें समझाई आपको, कौन सा? शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। सभी लोग लिखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसका फॉर्मेट सुनिए, फॉर्मेट कैसे होगा? इसके फॉर्मेट में पहले होगा इधर पर्टिकुलर्स, और इसको क्लासिफाई करके हम लिखेंगे प्री और पोस्ट, और पोस्ट में कॉलम बन सकते हैं P&L, GR, ये मैंने आपको बताया ऐसे। और मैं इधर कुछ चीज़ें और लिखना चाहूँगा कि ये सारे प्रॉफिट किसके हैं? ये सब्सिडरी के प्रॉफिट्स का क्लासिफिकेशन है। ठीक है? अब होता क्या है? स्टैंडअलोन सब्सिडरी, स्टैंडअलोन सब्सिडरी का मतलब जो उनके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, स्टैंडअलोन सब्सिडरी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सब्सिडरी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में यहां पर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखेगा। ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दरअसल इसमें कुछ पार्ट प्री का है और कुछ पार्ट क्या है? पोस्ट का है। तो तुम इस वर्किंग नोट में क्या करते हो? तुम इस वर्किंग नोट में एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट में तुम उन प्रॉफिट्स को क्लासिफाई करते हो प्री और पोस्ट में।
जो ये प्री और पोस्ट के प्रॉफिट्स है, इनमें से जो पोस्ट वाला प्रॉफिट है, ये कॉलम वाले होल्डिंग शेयर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और लेके चलते हैं। इसमें कुछ फिगर्स आएंगे, फिगर्स आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लेंगे। इस तरीके से टोटल आएगी। टोटल आने के बाद में इसमें दो लोगों का शेयर होगा, एक होगा होल्डिंग का और एक होगा माइनॉरिटी का। जो होल्डिंग का प्री का शेयर है, जो होल्डिंग का प्री का शेयर है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट था, आपको याद है ना। और जो पोस्ट का है, ये मैंने कहा था कि ये हमारे प्रॉफिट है, मतलब ये हमारे P&L अकाउंट में जाएगा होल्डिंग के, ये होल्डिंग के GR में जाएगा। बट जो प्री का पार्ट है वो हमारे P&L या GR में नहीं जाएगा, वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो कहां पर जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये किसकी बात चल रही है, अरे यार ये किसकी बात चल रही है, होल्डिंग के शेयर की। और जो माइनॉरिटी का है वो कहां जाएगा, माइनॉरिटी में। ये तीनों जो है ये कहां चले जाएंगे, माइनॉरिटी। ये कहां जाएगा, COC। COC मतलब नोट नंबर 3। और ये माइनॉरिटी कहां जाएगा, नोट नंबर 4। और ये वाले जो दो पोर्शन है ये कहां पे जाएगा, नोट नंबर 5, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या हम वापस एक बार चर्चा करें कैसा कॉलम बनते हैं। देखो, पर्टिकुलर्स, प्री, पोस्ट। पोस्ट में जितने भी टाइप है उतने सब टाइप बनेंगे। और उसके बाद में ये प्रॉफिट किसके होते हैं, सब्सिडरी के। आपको इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई करने होते हैं। क्लासिफाई कैसे करना मैं सिखाऊंगा समय समय पर। फिर इनकी जो टोटल्स आएगी उसमें होल्डिंग का शेयर जो प्री का होता है वो जाता है COC, नोट नंबर 3। जो माइनॉरिटी का स्टेक है वो जाता है नोट नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और जो GR और P&L अकाउंट का शेयर है, इट विल गो एंड हिट दी consolidated reserves and surplus. I hope you have got my point. Having said that, now we are there on the last part of the story. And what is that? अभी हम कर रहे COC, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं। इनफैक्ट ये अभी कौन सी वर्किंग नोट समझ रहे, थर्ड। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जरा ध्यान से देखो आप। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इट इज नथिंग बट बेटा जी इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट में से आप पहले लेस करोगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इसमें से आप पहले लेस करोगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और ये आएगा नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, लेस नेट असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जब हमने बाय किया था तब नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। शेयर कैपिटल और क्या, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। जो फिगर पॉजिटिव आया तो गुडविल, जो फिगर नेगेटिव आया तो CR। अब इस लाइन को समझ ही लेते हैं ना कि क्या हो रहा है। सपोज मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया, मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया 10,000 रुपए में। ठीक है, मान लेते प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं तो मेरा एक्विजिशन कितना हो गया 10,000। उस 10,000 के बदले में मुझे उसकी ओनरशिप मिल रही है। ओनरशिप में मैंने उनके शेयर कैपिटल को एक्वायर किया 6,000 रुपए में, और उनके प्री एक्विजिशन मतलब एक्वायर करते समय के रिजर्व्स कितने थे। तो तुम बोलोगे सर मगर वो तो बुक वैल्यू पर है, बट आपने तो हमको सिखाया असेट माइनस लाइबिलिटी मार्केट वैल्यू पर लो। मैं आज भी उसी चीज पर कायम हूं, असेट माइनस लाइबिलिटी मार्केट वैल्यू पर लो। इसका मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज को आप रीवैल्यू कर सकते हो ना। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आएगा आगे के बेसिक प्रॉब्लम्स में। मतलब ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये आपके अभी तक के कमाए हुए प्रॉफिट, और अगर आज असेट को बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर कर आप अपना शेयर माइनस कर दो। मान लेते 2,000, मतलब बेटा आपने दिए कितने रुपए है 10,000, बट आपको मिला कितना नेट असेट में, नेट वर्थ में 8,000। तो जाहिर सी बात है 2,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए, गुडविल। डू यू ऑल अप्रिशिएट। बट अगर मान लो आपने एक्वायर किया 6,000 और ये, सो कुल मिलाकर कितना 10,000 माइनस 12,000। तुमने 10,000 दिए, इन्वेस्टमेंट 10,000 का किया, मिला कितना 12,000। तो वो क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट, यस और नो। आई होप यू आर मेकिंग द सेंस। सो द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। फिर जो फिगर आएगा उसमें से आप लेस करते हो नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन को समझो, नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो बैलेंस शीट इमेजिन करो, मैंने कहा था असेट माइनस लाइबिलिटी एट मार्केट वैल्यू विल गिव यू व्हाट, नेट असेट। वही नेट असेट हम यहां पर लेस कर रहे हैं। डू यू ऑल अप्रिशिएट।
तो फॉर्मूला याद रहेगा, क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, दैट विल गिव यू नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. फ्रॉम देयर इन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट नेट एसेट रिप्रेजेंटेड बाय share capital and pre-acquisition reserves and surplus, and that will lead to goodwill. If it is positive, if it is negative, it will be what? CR. Done? All right. So after that, you have got what? Fourth step, which is called as minority interest. Minority interest. Do you all appreciate? अब minority interest में बेटा जी हमारा आएगा शेयर कैपिटल. जो हमारा शेयर नहीं है वो शेयर कैपिटल माइनॉरिटी को बिलोंग करता है. फिर प्री एक्विजिशन रिजर्व, एग्रीड. फिर क्या लेंगे? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में हम लेंगे P&L और GR सेस, और ये सब चीज़ों की टोटल हमारा क्या बन जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ऑफ कोर्स इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है और कुछ मॉक पेपर में भी वो क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन भी हमको देखना पड़ेगा ओरली. माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब हम असेट्स और लाइबिलिटीज को 100% पर कंट्रोल करने के हिसाब से दिखाते हैं. याद आ रहा है आपको? असेट हमने 100 की 100 पूरी इनकॉर्पोरेट की थी, बट उसके अगेंस्ट हम ओन कर रहे थे सिर्फ 75%, तो हमने 25% उसका क्या दिखाया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो वैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे रिप्रेजेंट होगी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी तो यही है ना, असेट माइनस लाइबिलिटी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू. सो इसमें से मार्केट वैल्यू में से इस मार्केट वैल्यू को लेस करेंगे तो ये नेट असेट मिलेगी क्या? इसमें से एक बिलोंग करती है होल्डिंग को और एक बिलोंग करती है आउटसाइडर को, माइनॉरिटी. तो हम सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला पोर्शन अलग से दिखाएंगे. से यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो दिखाने का तरीका है कि शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. सर रिवैल्यूएशन जो होंगे एसेट्स के वो प्री एक्विजिशन में दे विल बी टेकन केयर ऑफ. तुम बस पॉइंट लिख के रखो जो तुमको मार्केट वैल्यू कैसे इसमें इंपैक्ट आएगा. मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मार्केट वैल्यू का भी इंपैक्ट आएगा. कुछ क्वेरीज रखो तुम्हारे दिमाग में, मैं तुमको याद करके दिखाऊंगा कि देखो तुमको जो लग रहा है ना कि बुक वैल्यू पर होगा, तो बुक वैल्यू पर नहीं आएगा, ये किस पर ही आएगा? मार्केट वैल्यू पर. ठीक है, ये एडिशन करने के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट. और पांचवा पॉइंट होता है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. ना मैंने इसे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका मीनिंग क्या है? ये होल्डिंग के एंगल से बनता है. होल्डिंग क्या कहती है कि मेरा P&L अकाउंट का बैलेंस कितना है, मेरा GR का बैलेंस कितना है, तो उसमें हम क्या ले लेंगे? ओपनिंग बैलेंस, है ना. इस ओपनिंग बैलेंस में हम क्या लिखेंगे? शेयर इन सब्सिडरीज रिजर्व्स. अब सब्सिडरी के रिजर्व कहां पे है? नोट नंबर 2 में जो आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था, उस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में किसका शेयर था? होल्डिंग का शेयर. वो सारे लेने पड़ेंगे. डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? तो वो सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस और उसके बाद ये सब चीजें जो हम इसमें ऐड करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. यस और नो? यू गेट कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब एक बार काम करते हैं, उस वर्किंग नोट पर आ जाते हैं जो हमने प्री एक्विजिशन किया था. ये देखो, इसमें मैंने बताया था कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, अब मैं येलो कलर पेन यूज कर रहा हूं. प्री एक्विजिशन ये है, इसमें ये होल्डिंग का शेयर था, ये मैंने कहा था कि नोट नंबर 3 COC में जाएगा. इसके जो नीचे के सारे पोर्शन है ये कहां जाएगा? हमने बात हुई थी ये कहां जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, नोट नंबर 4 में. और जो ऊपर का पोर्शन है पोस्ट का, जो होल्डिंग का शेयर है, वो नोट नंबर 5 में जाएगा, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट. इसलिए मैंने कहा था कि ये वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है. हैप्पी? इतना सब माया जाल बोलने के बाद में अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट आई विल कंबाइन द फाइनेंशियल्स ऑफ 2 entities. Now ask me why are we combining it? Because I am controlling that entity. वो एंटिटी अगर मेरे पूरे कंट्रोल में है तो मैं उसको कंसोलिडेट करूंगा मेरे साथ. जैसे एक ब्रांच अकाउंट में आपने ग्रुप 1 में पढ़ा होगा कि अगर आप ब्रांच को कंट्रोल करते हो, मतलब ब्रांच को ऑफ कोर्स आप कंट्रोल करते हो, तो उसके प्रॉफिट्स को आप HO के प्रॉफिट में ऐड कर कर दिखाते थे. यस और नो? सेम लॉजिक से अगर मैं सब्सिडरी को कंट्रोल करता हूं तो मैं सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को मेरे अंदर या सब्सिडरी के एसेट्स को मेरे अंदर कंसोलिडेट कर कर दिखाऊंगा. Do you all appreciate this? So with this simple rationale and logic, you're all requested to come down to the question number 1. And whatever questions right now I am taking with you, all these questions are basic question. तो लिख कर ले लीजिए, एग्जाम में जाने के पहले आप कैसे पढ़ाई करेंगे. So I have divided your revision batch session. So I'll be taking basic questions.
basic questions 1 to 5. Now this 1 to 5 questions will clear majority of your logics. Majority, I am not saying all, but majority of your logics will be cleared by basic question. बट इस क्वेश्चन में मैं कहीं पर भी शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करूंगा और ना ही मैं शेड्यूल 3 का P&L अकाउंट फॉलो करूंगा. आई विल नॉट फॉलो एनी ऑफ दिस. क्यों? क्योंकि मेरा आज काम रहेगा कि मैं आपके बेसिक्स पक्के करा दूं. एक बार बेसिक पक्के हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि फिगर्स कहां से कैसे जाना है, तो फिर प्रेजेंटेशन इश्यूज पर हम काम कर सकते हैं बाय ड्राइंग द करेक्ट बैलेंस शीट एंड करेक्ट P&L अकाउंट. तो उसको करने के लिए बेसिक क्वेश्चन के बाद में हमने कुछ मॉक पेपर लिए हैं और कुछ RTPs के क्वेश्चन लिए हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर्स के एक्चुअल क्वेश्चंस लिए. इनफैक्ट वी विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ देम. सो हैविंग सेड दैट, इस रिवीजन बैच में क्वेश्चन कम कवर नहीं होंगे, क्वेश्चन उतने के उतने ही कवर होंगे. बट जो मैं रेगुलर लेक्चर में आने के लिए आई वुड टेक अराउंड 2 to 3 days, वो मैंने अभी कवर कर लिया. जैसे एक लेक्चर का पूरा सेशन आई हैव ट्राइड एंड कवर्ड इट अप इन लास्ट 25-30 मिनट्स और सो. और अब मैं अगले 5 क्वेश्चन आपके साथ कवर करने वाला हूं इन नेक्स्ट 1.5 hour और मे बी 2 hours. ध्यान रहे थोड़ा सा फास्ट होगा, बट आपको सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर, कि कैसे कहां से कौन सा फिगर मूव हो रहा है. इससे क्या हो जाएगा, 5 क्वेश्चन एक साथ होने के बाद में आपका कंफर्ट लेवल अच्छा हो जाएगा होल्डिंग कंपनी में. फिर रहेगा उसका प्रेजेंटेशन, कैसे क्या दिखाना है, करना है. एग्रीड? तो प्रेजेंटेशन को हम हैंडल कर लेंगे. बट शुरुआत में लॉजिक्स के ऊपर जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ आगे पीछे हो तो लोड मत लेना. कौन से चीज़ आगे पीछे हो? प्रेजेंटेशन आपका लिखने का अच्छे से नहीं हो रहा है, इट्स ओके. हमारा पर्पज़ अभी सिर्फ लॉजिक समझना है. तो आपका अगर स्पीड मैच ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो, उसके ऊपर फोकस मत करना. तो जब मैं आपको पढ़ रहा हूँ या मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए. मैं यही सिर्फ समझ पाने की कोशिश करूँगा कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्योंकि एग्जाम के पहले अब मैं ज़्यादा देर आपको बिठा कर रखना नहीं चाहता. Do you all understand? All right. So with this, let's start with question number 1. These are the basic question. Basic question 1. सभी को दिख रहा है? सो कैन वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. आर यू एबल टू सी? अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैंने साथ में प्रिंट करा दिया है. तो मुझे करना क्या होगा, इधर कौन सा फिगर कैसे डिराइव हुआ है वो समझा दूंगा, तो आप बाकी की चीजें कर पाएंगे. इज दैट ओके? ऑलराइट. सो हियर वी गो. होल्डिंग में मेरा लॉजिक वापस में समझा दूं. सिंपल है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम. प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो क्लास में कराने का रिविजन बैच की जगह नहीं है. वो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी. बट कंसेप्ट आपके सारे मेजॉरिटी क्लियर करके छोड़ दूंगा, ये बात तय रही. सो चलो देखते हैं. H Limited acquires 3/4 of the share capital. Encircle it and write down it is how much? 75% of share capital of S Limited on 31st March 15, whose balance sheet are as follows. Now you have got share capital of rupees 10 each, 20,000 and 10,000. You have got general reserve, P&L account, 10% डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट. बेटा इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको लिखो 750 शेयर्स. 750 शेयर्स इन एस लिमिटेड. सो इट इज हाउ मच? 10,000. सो बेटा होल्डिंग ने ये इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपए में. आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंपनी अपने अंदर कंट्रोल छोड़ देती है तो पैसा ज्यादा मांगती है. अब जरा आप इस कंपनी का, एस लिमिटेड का अगर आप देखेंगे, ज्यादा मांगती है व्हाटएवर. उन्होंने एक्वायर किया इस पोर्शन को, सब्सिडरी के इस पोर्शन को एक्वायर किया. हाँ है ना? कितने रुपए में एक्वायर किया, कितने परसेंटेज एक्वायर किया? 75%. और कितने रुपए में एक्वायर किया? 10,000. अगर उन्होंने पैसा ज्यादा दिया तो गुडविल, कम दिया और ज्यादा एक्वायर किया तो क्या? कैपिटल रिजर्व. से यस. सो बेटा जी अब हम क्या करने वाले? रिक्वायर्ड टू कंपाइल द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 15. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है. इज दैट ओके? सो हम कितनी वर्किंग नोट बनाने वाले? 5. तो आप मेरे साथ शुरुआत करिए. वर्किंग नोट नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज, अच्छा एग्जाम में कैसे करना है? यू कैन स्टार्ट विद द वर्किंग नोट इन एग्जाम ऑल्सो. ओके, यू कैन स्टार्ट विद द वर्किंग नोट एंड एट द एंड यू कैन क्रिएट अ बैलेंस शीट.
सो वर्किंग नोट नंबर 1 में आप लिखेंगे फर्स्ट वन, डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन. कैन आई आस्क यू व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? द डेट ऑफ एक्विजिशन आई बिलीव इज 31st March 15. I will request you all to read the first line. H Limited acquires 3/4 of the share capital of S Limited on 31st March 15, whose balance sheet are as follows. Yes or no? So बेटा जी क्या मैं लिख सकता हूं डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है? 31st March 15. सेकेंड बी, शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहां पर लिखते हैं नंबर्स और परसेंटेज. इसमें बेटा जी होल्डिंग का शेयर कितना है? सो होल्डिंग के पास शेयर्स कितने हैं? 750 है. और माइनॉरिटी के पास कितना है? और होल्डिंग का नाम है एच, माइनॉरिटी के पास है 250. सो कुल मिलाकर 1000 शेयर से क्या सब्सिडरी के? चेक कर लीजिए. तो ये परसेंटेज बना कितना? 75%. और ये परसेंटेज बना 25%. मेरा आप सभी बच्चों से प्रश्न है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन 31st March 15 है. आपको बैलेंस शीट कौन से डेट की दी हुई है? 31st March 15 की दी हुई है. मतलब सारा का सारा प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है. आज ही एक्वायर किया, आज की बैलेंस शीट दी, मतलब प्रॉफिट भी आज तक का ही है. आज तक का प्रॉफिट तो प्री एक्विजिशन ही है. अगर बैलेंस शीट देते 31st March 16 तो अप टू 15, 31st March 15 वुड हैव बीन प्री, और उसके बाद का क्या होता? पोस्ट. इस क्वेश्चन में सारा का सारा प्रॉफिट क्या है? प्री. डू यू अप्रिशिएट दैट? बट हम हमारे वर्किंग नोट का फॉर्मेट नहीं छोड़ेंगे. वर्किंग नोट नंबर 2, राइट डाउन द हेडिंग, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स. व्हेन आई राइट डाउन एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट, आई विल हैव प्री, पोस्ट, एंड पोस्ट में मैं लिखूंगा जो भी तुम्हारे टाइप के रिजर्व्स है, जीआर एंड पी एंड एल अकाउंट. है नहीं कोई, वो बात अलग है, बट मैं मेरा फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा. एग्रीड? सो बेटा जी अभी हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जनरल रिजर्व. आप मुझे बता सकते हो जनरल रिजर्व कितना है? सब्सिडरी का, ये मैंने बताई थी, वर्किंग नोट सब्सिडरी के प्रॉफिट्स पर काम करती है. सब्सिडरी का जनरल रिजर्व कितना है? 3000. अब पूछो ये 3000 प्री में जाएगा, पोस्ट में जाएगा, कहां जाएगा? प्री. सो प्री में जाएगा 3000. एग्रीड? तो पोस्ट में कुछ भी नहीं आया. अच्छा, जीआर में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसकी टोटल ले लेंगे, इसको कहेंगे ए. तो तुम्हें करना कैसे है? सीखो अभी से ही, ट्रेन करो अपने आप को. प्रत्येक रिजर्व को अलग अलग डील करना और उसका सब टोटल निकालना. जैसे इधर आएगा जीआर, इधर आएगा पी एंड एल अकाउंट, इधर आएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, राइट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स के लिए वर्किंग इधर करेंगे. एग्रीड? और ये 3000 इधर आया, टोटल 3000. अच्छा सुन लीजिए, इधर पोस्ट में कॉलम कब आएगा? पोस्ट में मल्टीपल कॉलम कब आएंगे? जब पोस्ट में जीआर और पी एंड एल अकाउंट का कोई भी आइटम है तो मल्टीपल कॉलम उसके हिसाब से आता है. प्री में कोई भी मल्टीपल कॉलम नहीं आता है. इधर जो लिखना शुरू करते हैं ये क्या होता है? सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है, जीआर, पी एंड एल अकाउंट, उन सभी का ब्यौरा देना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट कौन से एरिया को या एरा को बिलोंग करता है, प्री या पोस्ट. डू यू अप्रिशिएट? अच्छा, जीआर के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डू यू अप्रिशिएट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैन आई हैव द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 2000. ये भी पूरा का पूरा प्री में लिखा बेटा मैंने, पोस्ट में कुछ भी नहीं लिखा. तो मैंने क्या लिखा? बी 2000. सर आप तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. नहीं बेटा, हम आपको तैयारी करा रहे हैं किसके एंगल से? फॉर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. अभी कोई शॉर्टकट मारने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि आगे जाके डिविडेंड की एडजस्टमेंट आएगी, स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट आएगी, अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व की आएगी, डेप्रिसिएशन की आएगी, एबनॉर्मल आइटम्स की आएगी. इसीलिए अभी से पता करो कि कहां पे क्या लिखना है. प्रत्येक रिजर्व जो सब्सिडरी के है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और उनके अंदर की एडजस्टमेंट उधर ही कर आपको टोटल ए निकालनी है. इधर जीआर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, पी एंड एल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्टली टोटल ले ली. अब क्या करना होता है? यू हैव टू टेक टोटल ऑफ ईच कॉलम. सो टोटल ऑफ ईच कॉलम मतलब क्या आएगा? ए प्लस बी. सो ए प्लस बी विल बिकम 5000. Here it will become nil and here it will become nil. Do you all appreciate this? Now once you have got this, what are you going to do?
ठीक है, बोलो, पूछो, मुझे भी आना पड़ेगा क्या? बोला है क्या? हाँ ठीक है, 6 बजे तक आ जाऊंगा मैं। जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ। टोटल ये सब कुछ आ गया। फिर अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? होल्डिंग, होल्डिंग और क्या आएगा? माइनॉरिटी। होल्डिंग का कितना परसेंट स्टेक है? 75%। माइनॉरिटी का कितना है? 25%। अब बताओ मुझे 5000 का 75% कितना आएगा? 3750। और माइनॉरिटी का कितना आएगा? 1250। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब जरा एक बार तुमको टटोल कर चेक कर ही लेता हूं कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। ये टोटल हो गई, एक बार चेक कर ही लेते। ये 3750 कहां जाएगा? नोट 3। वेरी गुड। और ये पूरा का पूरा फिगर कहां जाता है? नोट 4 MI। और ये वाले आइटम कहां जाते हैं? नोट 5 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब अगर इतना कर लिया आपने परफेक्टली, तो ऊपर का नोट नंबर 2 पर मैं बहुत काम करने वाला हूं इस पूरे सेशन में। मैं बता दूं, नोट नंबर 2 हम परफेक्ट कर लेंगे, बट वो कहां कहां फिगर जाने वाला है, यह भी आप प्रिपेयर करके रखो। नाउ लेट्स गो ऑन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्किंग नोट? वर्किंग नोट नंबर इज 3. 3 is called as what? Cost of control. तो लिखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में पहला स्टेप क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 10,000. यू मीन इट इज 10,000 लेस क्या करेंगे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेटा अपने लॉजिक्स को मत छोड़ो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सो नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैपन्स टू बी हाउ मच? 10,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? लेस नेट असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय, नेट असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय, अंडरलाइन दिस एंड आई विल राइट डाउन शेयर कैपिटल। और दूसरा प्री एक्विजिशन रिजर्व। बिल्कुल बराबर से लिखना वर्ड है प्री एक्विजिशन रिजर्व। अब शेयर कैपिटल कितना लिखना है? देखो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? 10,000 इंटू कितना परसेंट? 75%। कितना आएगा? 7,500 नेगेटिव। और प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है वर्किंग नोट 2 में? जाके चेक करके बताओ। 3750। तो बेटा जी आपका फिगर नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा? 1250. मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो वर्किंग नोट है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये 100% प्रॉफिट पर गेम खेलती है। देख लीजिए हमने सब्सिडरी के प्रॉफिट पूरे लिए 3,000, 2,000, 100%। इसके आगे के सारे वर्किंग नोट नंबर 3, 4, 5, ये 100% पर गेम नहीं खेलती। ये सिर्फ होल्डिंग के शेयर पर गेम खेलती है या माइनॉरिटी के शेयर पर गेम खेलती है। ऐसा जैसे अभी हमने प्रॉफिट कितने उठाए? पूरे 3,000 उठाए कि नहीं उठाए? तो पता है बच्चा मिस्टेक क्या करके आता है, उसको पूरा फॉर्मेट याद होता है, बट वो 10,000 का 75% नहीं करता, गड़बड़ हो जाती। अब जैसे मैंने 10,000 एक्वायर किए, तो मैंने पूरे तो शेयर एक्वायर नहीं किए, कितने एक्वायर किए? 75%। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 75% की है, उसमें से लेस भी होगा शेयर कैपिटल 75%। और प्री एक्विजिशन रिजर्व भी अगर आप देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में, तो वो कितना है? हमारा ही शेयर है ना, है ना। सो मतलब ये सारी वर्किंग नोट इसके आगे की प्रपोर्शनेट शेयर पर काम करेगी, नॉट ऑन 100%. डू यू ऑल अप्रिशिएट? ओके, आफ्टर वर्किंग नोट नंबर 3 यू आर ऑल एक्सपेक्टेड टू डू वर्किंग नोट नंबर 4. What will go in working note number 4? Minority interest. Now how much do you take minority interest? Minority interest कितना लेंगे? तो पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल किसका? माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल माइनॉरिटी का कितना होगा? 10,000 इंटू 25%, कितना आ जाएगा? 2,500. फिर हम उसमें ऐड करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स. जरा देख के बताओ तो प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है? 1250 है क्या? ओके बेटा जी, पोस्ट एक्विजिशन कितना आएगा? पोस्ट एक्विजिशन है ही नहीं, बट हम हमारा फॉर्मेट नहीं छोड़ेंगे,
इसलिए मैंने पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व P&L और GR दोनों ही कितने हैं, नील। और इस तरीके से आपका ये कितना आ जाता है 3750। डू यू ऑल अप्रिशिएट। अब ये फिगर कहां से मिला आपको, प्री एक्विजिशन नोट रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 2 से। बेटा इस केस में मैं वर्किंग नोट नंबर 5 नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोई भी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व नहीं है। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं बनाऊंगा। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ 4 वर्किंग नोट से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पूरी क्लास का ध्यान किधर रहेगा, देखो सुनो। गधे से गधा बच्चा एग्जाम में कम से कम इतना तो करके आएगा। सर क्या करके आने की बात कर रहे हो आप? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपको कि आप जब एग्जाम में जाओगे अभी, तो अगर आए नहीं आए प्रॉब्लम, बट इतना तो करके आ ही सकते हो। पहली चीज जो H की बुक्स में है वो इन्वेस्टमेंट अब कभी नहीं आएगा, उसको कैंसिल कर दो, कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब कंसोलिडेट हो जाएगा तो दोनों एक हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में, काहे की सब्सिडरी, तुम दोनों एक हो गए हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव बिकम वन, सो कैन नॉट हैव इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इधर का सब्सिडरी का शेयर कैपिटल भी नहीं आएगा, GR भी नहीं आएगा, P&L भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट उनकी नेट एसेट में था। हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी बुक से नॉक ऑफ होगा इन्वेस्टमेंट, उनकी बुक से नॉक ऑफ होगा उनका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। से यस। अब मैं आपसे पूछता हूं बाकी की चीजों का क्या करूं? कुछ नहीं, लाइन बाय लाइन ऐड कर दो, 20 और 10 30,000, ये कैंसिल। 13 और 12 कितना हो गया 25,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट। और शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का रहेगा 20,000, क्योंकि मैंने तो पहले ही कैंसिल कर दिया था। फिर जनरल रिजर्व 5,000 एज इट इज रहेगा, P&L अकाउंट एज इट इज रहेगा 3,000। बट इसी के साथ मुझे यह भी पता है कि मेरे कंसोलिडेशन के वक्त CR आया था। गो एंड चेक वर्किंग नोट नंबर 3, CR कितना आया था बेटा? 3750 आया था क्या? कितना आया था? 1250। मजा आ रही है क्या फिर तेरे को? हाँ, वो जो भी कुछ भी होगा 1250, एग्रीड। और उसके बाद इधर आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3750। बेटा मतलब मैंने कौन सी चीजें समझाई? वर्किंग नोट नंबर 3 में गुडविल आता तो बैलेंस शीट असेट साइड में जाता। वर्किंग नोट नंबर 3 में अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस। वर्किंग नोट नंबर 4 में क्या आता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो लाइबिलिटी साइड में ही आएगा हमेशा, और वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिया। फिर वापस डिबेंचर्स को ऐड कर दिया, ये 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स को ऐड कर दिया 7,000। तो बेटा जी अब अगर हम इसकी टोटल लेंगे तो क्या ये 55,000 से मैच होता है क्या? देख लो, ये 55,000 से मैच हो रहा है क्या? $55,000 पर मैच हो गया। बेटा अगर आप देखोगे तो मैंने एकदम सिस्टमेटिकली आपको बताया कि पहले क्या क्या चीजें उड़ाओगे। इन्वेस्टमेंट को उड़ाओगे, उनके सब्सिडरी के शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को उड़ाओगे। सभी चीजों को लाइन बाय लाइन ऐड किया मैंने। देखो इसको लाइन बाय लाइन ऐड किया, इसको लाइन बाय लाइन ऐड किया, जिसको ऐसा सीधा क्रॉस किया है। शेयर कैपिटल एज इट इज है, इसका इधर कुछ है नहीं तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, कुछ है नहीं तो जो स्क्रैच कर दिया वो पहले ही कर दिया था। और फिर 10 और 5 15,000, 5 और 2 7,000। मतलब कुछ चीजों को उड़ाना है, कुछ चीजों को ऐड करना है, और कुछ चीजों को लेना है वर्किंग नोट नंबर 3 और वर्किंग नोट नंबर 4, और अगले क्वेश्चन से हम लेंगे वर्किंग नोट नंबर 5 से भी। मेरी बात समझ आती है आपको? तो इन्वेस्टमेंट को उड़ाओ इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग, शेयर कैपिटल को उड़ाओ इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी, रिजर्व्स एंड सरप्लस को उड़ाओ इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी। सभी आइटम्स को लाइन बाय लाइन ऐड कर दो। वर्किंग नोट नंबर 3 में जाके देखो कैपिटल रिजर्व है कि गुडविल है। कैपिटल रिजर्व है तो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर पॉजिटिव फिगर है, गुडविल है, तो बैलेंस शीट असेट साइड। से यस और नो। एंड देन माय डियर फ्रेंड यू हैव टू सिंपली टेक अप द व्हाट आई कैन से टोटल, और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। से यस। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 which was a basic question which we did. Now is the time, without resting, we should come down to the question number 2, and here it goes. What does question number 2 says you? H Limited holds share capital of S Limited on 31st March 2015 whose balance sheet are as follows. बेटा जी यहां पर H Limited holds शेयर कैपिटल
ऑफ एस लिमिटेड है। इस लाइन में और ऊपर की लाइन में फर्क था, इधर बोला एक्वायर्स, मतलब एक्वायर किया है ऑन 31 मार्च। इनफैक्ट ये छोटा ऑन होना चाहिए था, ऑन 31 मार्च 15 था, मतलब इस दिन एक्वायर किया है। इधर वर्ड है एच लिमिटेड होल्ड्स, मतलब उनके पास ऑलरेडी है, आज के दिन एक्वायर नहीं किया, ये तारीख को एक्वायर नहीं किया है, इस दिन वो होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं है। ऊपर 31 मार्च 15 डेट ऑफ एक्विजिशन थी, इधर क्या बोला है, एच लिमिटेड होल्ड्स शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 15। उस बैलेंस शीट आ रहा है एज फॉलोज, यू हैव गॉट शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट का डेट दिया हुआ है, 10% डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट एंड 8000 शेयर्स। बेटा जी ये 8000 नहीं है मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए 800, ये रुपीज आ सकता है, रुपीज 8000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, बट ठीक है, इट इज व्हाट 800। तो कितना परसेंट हो गया बेटा स्टेक, 80%। अब जरा ध्यान से सुना, एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1/10/14। So if you are clearly understanding, here we have 1/10/14, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है नहीं। हमारी बैलेंस शीट हमें दी हुई है 31 मार्च 15 की, जाहिर सी बात है उनका बिगिनिंग होगा 1/4/14 का। सो बेटा जी इतना वाला प्रॉफिट ये क्या माना जाएगा, प्री, और ये वाला प्रॉफिट क्या माना जाएगा, पोस्ट। इसलिए डेट ऑफ एक्विजिशन पता चलना जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखो, सो 1/4/14 के तारीख का प्रॉफिट कितना है, 4000, यस सर, इट इज डेफिनेटली प्री। और जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है, एक्वायर्ड, उसके आगे बोला एस लिमिटेड एज ए बैलेंस ऑफ 4000 इन जनरल रिजर्व एज ऑन 1/4/14, मतलब क्लोजिंग बैलेंस 5000 है, बट 1/4/14 के दिन कितना है 4000, मतलब करंट ईयर में कितना जनरेट हुआ 1000। सो 1000 में से 6 महीना प्री होगा, 6 महीना पोस्ट, क्योंकि देखो 1/4/14 तक कितना था जीआर 4000 था क्या, अभी क्लोजिंग कितना है 5000 है, तो कुल मिलाकर दोनों के बीच का फासला कितना है, 1000 का जीआर बना क्या नहीं बना। अब ये जीआर मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम रेशियो में, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इट इज अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर। So for first 6 months means April, May, June, July, August, September. For first 6 months it will be what? Pre 500, and for next 6 months it would be post 500. Do you all appreciate this? Yes. आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, on account of fire costing 2000 of rupees, costing rupees 2000 of S Limited were damaged in June 2014. The loss has been charged to P&L account during the year. लॉस कितने रुपए का हुआ 2000, कौन से महीने में हुआ, जून। आप मुझे बताइए क्या ये P&L अकाउंट का बैलेंस 6000 है क्या फॉर द ईयर, मतलब चालू वर्ष में आपको प्रॉफिट कितना हुआ 6000। बट आप जरा सोचो, क्या कुछ लॉस बाय फायर हुआ था क्या, हाँ या ना, लॉस बाय फायर हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने रुपए का हुआ था 2000, और क्या वो ऑलरेडी 6000 में एडजस्ट हो चुका है, कैसे पता, बैलेंस शीट दी हुई है भाई, तो P&L अकाउंट में लॉस ऑलरेडी एडजस्ट होके ही आया होगा ना बैलेंस शीट में, तो 6000 में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होना चाहिए था अगर लॉस नहीं होता तो 8000, 6000 प्लस 2000। अब मैं पूछता हूं, इनको अगर मैं टाइम रेशियो में बांटेंगे 8000 को, तो प्री में जाएगा 4000 और पोस्ट में कितना जाएगा 4000, यस और नो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि हमारा प्रॉफिट 6000 है, बट 6000 में तो भाई 2000 ऑलरेडी लेस कर दिए थे, तो हमने 2000 ऐड किए, तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 8000। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं होता, अगर कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता 8000। अब उसमें से प्री का शेयर बनता 4000, पोस्ट का शेयर बनता 4000। अब मुझे बताओ लॉस कौन से पीरियड में हुआ, प्री या पोस्ट, प्री वाले पीरियड में, जून में हुआ है लॉस, चेक करो, और 1 अक्टूबर को एक्विजिशन हुआ, तो ये जो लॉस है वो हम यहां से लेस करेंगे, तो प्री का प्रॉफिट हुआ 2 और पोस्ट का प्रॉफिट हुआ 4। टेक्निकली अगर समझोगे तो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है 6000 का वही बांटा जा रहा है, बट बांटते वक्त तो हमको ऐसा बांटना पड़ेगा ना जितना जिस पीरियड को बिलोंग करता है। तुम अगर 6000 को डायरेक्टली बांटोगे तो कितना हो जाएगा 3-3000, है ना। इसका मतलब हम क्या समझ रहे, जो लॉस बाय फायर है वो दोनों जगह समान हुआ है, प्री और पोस्ट पीरियड में, बट ऐसा नहीं है, लॉस जून के महीने में हुआ है,
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट को टाइम रेशियो में बांटना होता है। टाइम रेशियो में बांटने के बाद में जिस पीरियड को वो एबनॉर्मल लॉस बिलोंग करता है उस पीरियड में से उसको एडजस्ट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक में आप क्या सीख रहे हो, एक इन बिटवीन द ईयर एक्विजिशन, दूसरी चीज आप क्या सीख रहे हो, एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। एग्रीड, आगे बढ़ते हैं। द लॉस हैज बीन चार्ज टू P&L अकाउंट, प्रिपेयर required to prepare consolidated balance sheet, required to compile consolidated balance sheet on 31st March 15. So question number 2 में I would like to repeat, in between the year acquisition है। सेकेंड चीज आपको समझनी पड़ेगी इस केस में क्या, कि आपका एबनॉर्मल आइटम है और एबनॉर्मल आइटम को आप किस तरीके से ट्रीट करते हो। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? ऑलराइट, सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आई विल राइट डाउन नोट नंबर 1. व्हाट इज दैट? डेट ऑफ एक्विजिशन, date of acquisition. 11014. So you write down 11014, yes or no? Then I write down shareholding pattern. shareholding pattern, shareholding pattern में हम क्या लिखेंगे, HS, ओके। H और S के अंदर, ओ कुछ नहीं रे बाबा, गलत लिख दिया रे बाबा, इधर आएगा नंबर्स और क्या आएगा, परसेंटेज। अच्छा मुझे बताओ कितना है होल्डिंग का? 80%. होल्डिंग का आएगा 8000 और माइनॉरिटी का आएगा 2000. इस बार सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताता हूँ, हाँ 800 एंड 200, गधेड़ा है, गधेड़ा, गधेड़ा मालूम है ना तुझे, जिसकी 4 टांगे होती है। 800 एंड 200, हाँ जो भी बोला वो गधेड़ा, बस 1000, और ये आएगा 80% और ये आएगा 20%। तुमको एक बात बताना रहेगी, इस बार मैंने कुछ प्रेस्टीज पॉइंट प्रीमाइसेस में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अभी खुल गई है, एंड किड्स केम अलॉन्ग विद देयर पेपर्स एंड स्टार्टेड शोइंग मी द पेपर्स, राइट। आई वाज सरप्राइज टू सी दैट द मार्क्स वर डिडक्टेड। लॉजिक ठीक है, लॉजिक तो उनको क्या था कि सजेस्टेड के हिसाब से परफेक्टली मैच हो गया तो मार्क्स दे देंगे, दे डिड नॉट अप्लाई द लॉजिक, बट दे डिडक्टेड द मार्क्स फॉर व्हाट, कि अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जगह MI लिखा है तो मार्क्स काट दिए। फिर मेरे दिमाग में एक डर बैठा, मैं बोला पेपर चेक करने वाले भी ऐसे ही कोई होंगे फिर, मतलब जिनको इनमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि इसको पता है कि नहीं पता है बच्चे को, उनको इंटरेस्ट है कि कहाँ पे मार्क्स काटूं। तो तब से मैंने अपने आप को भी ग्रूम कर लिया, मैं अब MI नहीं लिखता, ज़्यादातर निकल जाता बीच बीच में, बट लिखता क्या हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। CR नहीं लिखता अभी मैं, नई बैच जब रेगुलर बैच पढ़ा रहा हूँ तो आई डोंट राइट CR, आई राइट कैपिटल रिजर्व। तो आप भी ये कोशिश करें, क्योंकि पेपर चेक करने वाले कहीं ना कहीं यही लोग होंगे, कहीं ना कहीं, मतलब बोलने का तात्पर्य है ऐसे ही कोई लोग होंगे, राइट। तो हम कहीं पर भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, तो आप ये वाला चीज़ मत करना, राइट डाउन कंप्लीट इन डिटेल, और कुछ नहीं, फास्ट लिखने के बाद में हो जाता है। अब हम सेकेंड वर्किंग नोट बनाते हैं, उसका नाम है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जब आप बनाएंगे तब उसमें कॉलम बनेंगे आपका प्री और पोस्ट। पोस्ट में आपके कॉलम बनेंगे 2, पहले वाले कॉलम का नाम है GR, GR ही क्या देखो, GR और P&L अकाउंट। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में आप लिख लेना, क्वेरी हो तो पूछ लेना इस केस में, ठीक है। सो एवरीवन्स अटेंशन हियर, पहले मैं लिखूंगा A जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है, बशी गायचं गावभर फिरायचं, 4000, ओके। एंड करंट ईयर में कितना GR हुआ, I'll say 5000 minus 4000, that would be distributed in the ratio of 1:1 between pre and post. So I'll write down 500 here and 500 here. Boys and girls, is there any adjustment in GR? No. So boys and girls, I will then take up the total A. It turns out to 4500 and what? 500. I hope you're getting my point. Then I shall write down B, profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस कितना है, जो 1414 का दिया हुआ है, 1414 का जो बैलेंस दिया हुआ है वो कितना है, 4000,
हाँ या नहीं? फिर मैं क्या लिखूंगा? करंट ईयर प्रॉफिट इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 6000 और उसमें करूंगा ऐड एबनॉर्मल आइटम, ठीक है, 2000 दैट इज लॉस बाय फायर, तो कितना आ जाएगा? 8000 एंड आई विल से in the ratio of what? 1:1. तो मैंने 8000 लिखा, फिर मैंने बोला कि प्री में जाएगा 4000 और पोस्ट में जाएगा 4000। ध्यान रहे मैं जीआर में कुछ नहीं लिख रहा हूं। तो आपको समझ में, इनर कॉलम में कब लिखना, प्री के कॉलम में नहीं लिखा, इनर कॉलम में कब लिखा? जब ये प्रॉफिट जो बांट रहे हम 6000, ये रेशियो में नहीं बांटा जा सकता क्योंकि उसमें एबनॉर्मल आइटम घुस के बैठा है, तो उसको रिवर्स करके पहले नॉर्मल वाला प्रॉफिट निकाला इनर कॉलम में, फिर वो जो नॉर्मल वाला प्रॉफिट है उसको बांटा और फिर अब करेंगे हम लेस एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम मुझे पता है कि कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, वो पीरियड को बिलोंग करता है प्री को, तो मैं उधर से लेस करूंगा 2000। बॉयज एंड गर्ल्स, आई शैल नाउ गेट टोटल बी एंड दैट विल बी 4 + 4 8 - 2 6000 एंड इट शैल बी हाउ मच? 4000। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया? अब कुछ बच्चे गधेड़े होते हैं, बिना सोचे समझे ना क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं कि सर आपने पहले इसको ऐड किया फिर वापस लेस किया, क्यों? अभी थोड़ा दिमाग लगा मैं करके आ रहा हूं। पहले प्रॉफिट को नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बना के बांटा और बांटने के बाद में जिस पीरियड को बिलोंग करता है उस पीरियड में मैंने क्या कर दिया? उसको लेस या एडजस्ट। एग्रीड? तो बेटा आप यहां तक पहले कर लो, फिर हम टोटल ए और बी लेंगे। Can I take you to the next step? Now, अच्छा ये हुआ क्या बेटा? थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, मैंने तुमको बताया ना हमको हमारे लॉजिक्स पर फोकस करना, थोड़ा फास्ट लिखो। Okay, can we go ahead? Now take total A and B. Take total A plus B. It will turn out to be 10,500. देखो कहां पर लाइन ड्रॉ की समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी टोटल उठा लोगे। कहां पर ए बी लिखना है ये फॉर्मेट समझ में आने को ना। 4,500 प्लस 6,000, यहां पर कितना आएगा 500, यहां पर कितना आएगा 4,000। ठीक है, ये हमने 100% पर काम किया था अभी तक। अब इसमें से मैं बोलूंगा होल्डिंग का शेयर कितना है। होल्डिंग का शेयर है 80%। और बेटा जी माइनॉरिटी का शेयर कितना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कितना है? 20%। सो बेटा जी मुझे बताओ 10,500 इंटू 80% कितना आएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट, 8,400। और माइनॉरिटी का कितना है? 10,500 इंटू 0.2% कितना आएगा? 2,100। और फिर ये कितना आएगा? 400। और ये कितना आएगा? 100। और ये आएगा 3,200। और ये कितना आएगा? 800। डू यू ऑल अप्रिशिएट? मैं अगर आपसे सही से पूछ रहा हूं तो ये वाला शेयर कहां पे जाएगा? नोट 4। वेरी गुड। ये वाला शेयर कहां जाएगा? प्री का सिंगल कॉलम का फर्स्ट COC। और ये वाला शेयर कहां जाएगा? नोट नंबर 5 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 5 में इस बार पढ़ाऊंगा, बाकी की चीजें हमने की थी। एग्रीड? तो चलिए अभी मेरे साथ अब वापस करेंगे नोट नंबर 3। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप फर्स्ट चीज क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते हो, जरा देखकर बताइए मुझे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने रुपए में एक्वायर किया आपने? 10,000। वेरी गुड। लेस क्या करेंगे? लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, सॉरी प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड अभी तक बताया नहीं, 10,000। और मैंने अभी तक आपको समझाया भी नहीं कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है। लेस करेंगे नेट असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय, नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय, बिल्कुल सही बेटा, बाय शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल किसका? सब्सिडरी। तो 10,000 का पूरा ले लूं या 80%? 80%। बोलो बेटा कितना आएगा? 8,000। ये सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या लिखेंगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व। आपने ये तो हाईलाइट करके ही रखा था, ये कौन से इसमें? वर्किंग नोट नंबर 2। बताइए जरा कितना है? 8,400। बेटा अब इसको अगर हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 6,400। एग्रीड। अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाने के बाद क्या नाम उसका, प्री एनालिसिस ऑफ प्री और पोस्ट हो जाने के बाद हमने सीओसी किया। अब हम क्या करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हाथ टूट जाए परवाह मत करना, लिखते रहना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम क्या लिखेंगे? पहले शेयर कैपिटल। बेटा बचा हुआ शेयर कैपिटल कितना है? 10,000 इंटू 20%, 2,000 आएगा। इसमें ऐड करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व। बेटा जो नीचे वाला एक लाइन है देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 में नीचे वाली लाइन, उसमें फर्स्ट वाला कितना है? प्री एक्विजिशन रिजर्व 2,100 एंड देन ऐड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। आई शैल अंडरलाइन and write down what is the first one? General reserve. Can I have the figure please? 100. General reserve 100. Are you sure about it? और P&L account कितना है बेटा? 800. And when I see it, it tallies for how much? 5,000 minority interest. Happy? After minority interest, you are expected to go to the next part of the story, and that is what? Consolidated reserves and surplus. When I say consolidated reserves and surplus, I shall mention, ध्यान से देखना, होल्डिंग के एंगल से बनाना है। सो होल्डिंग के रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम देखो, वो भी जीआर और P&L अकाउंट ही है क्या? So I'll write down general reserve और P&L अकाउंट, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा जी? 10,000। ये होल्डिंग का देखना है बेटा। और P&L अकाउंट कितना है बेटा जी? ऐसा मैं चाहूं तो एक साथ भी लिख सकता हूं, बट 5,000 मैंने अलग से लिखा और फिर लिखूंगा क्या? प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितना है बेटा जी? प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 10,000 है क्या? हाँ, इधर तक तो मैंने कोई काम नहीं किया, इधर तक जो हमारा था वो इतना ही लिखा। अब इसमें मैं ऐड करूंगा, ऐड शेयर इन सब्सिडरीज, सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। द वर्ड इज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, है ना बेटा? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व जरा जाके देखो तो पहला वाला कॉलम कौन सा था इधर? वर्किंग नोट नंबर 2 में जीआर। जीआर में हमारा शेयर कितना बन रहा था? 400। और P&L में कितना? 3,200। सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे? 400 तो जीआर का शेयर है और इधर कितना है? 3,200। अगर आप याद कर पाओ तो याद करो, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने आपको यह समझाया था बार बार कि जो प्री एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में घुसकर बैठा था, वहां से लेस करके हमने गुडविल या सीआर का फिगर निकाला।
कि जब इन्वेस्टमेंट किया था जितने रिजर्व से जितना शेयर कैपिटल था उसके कंपैरिजन में हमने कितना एक्स्ट्रा दिया, बट उसके बाद में जब भी हम प्रॉफिट कमाने लग गए वो हमारे कंट्रोल के अंदर कमाया, तो वो वाला प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, वो हमारे फ्री रिजर्व में ऐड हो सकता है। यस और नो? तो फ्री रिजर्व में ये कितना हुआ बेटा जी? 10,400 एंड इट शैल बिकम 18,200। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अब हमको बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है, तो बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते वक्त वापस से मैं अभी आपको एक नई स्टाइल सिखाऊंगा। नई स्टाइल मतलब वही वाली स्टाइल। अच्छा, ये पूरा गंदा कर दिया है मैंने पहले ही। अरे आ जाए यार, वो कहाँ गया वो? अच्छा, ऐसा भी होता है, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ बस, अरे प्रभु, हम हमारी बनाई हुई दुनिया नहीं समझ सकते, तेरी दुनिया क्या समझेंगे? हाँ प्रभु बोला इमोशनल मत मर ज़्यादा। आ जाएगा, ये लो आ गया। इसको पहले इरेज किया। अब मैं क्या करने वाला मालूम? बैलेंस शीट बनाएंगे। देखते तुम कितना साथ देते हो अभी। देखो साथ कैसे देने का। पहले इसको कैंसिल करने का, जो नहीं है इसको इस तरीके से कैंसिल कर दिया। आदत लगती है, एग्जाम में नहीं करोगे मुझे पता है, बट आपको पता तो रहना चाहिए। शेयर कैपिटल कैंसिल होगा, इधर का जनरल रिजर्व कैंसिल होगा, P&L अकाउंट कैंसिल होगा, हाँ है ना? और इधर शेयर कैपिटल तो यही रहेगा 20,000, ठीक है, ये सिंपल अंडरलाइन। GR और P&L अकाउंट आप कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस से निकाल कर बताओगे। मुझे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में GR कितना आया था बताओ जरा देखकर। 10,000। और P&L अकाउंट का बैलेंस कितना आया था? 18,200। फिर 10% डिबेंचर के पहले इधर आएगा CR। CR जरा जाके देखो, वर्किंग नोट नंबर 3 में कितना आया था? 6,400 आया था। उसके अलावा आपका MI कितना आया था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने बोला कितना? 5,000। बाकी की चीजें तो क्या लाइन बाय लाइन ऐड। 20 + 10 30,000 से यस। 10 + 5 15,000 है नहीं? ये P&L अकाउंट कैंसिल हो गया है, ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल होगा, हाँ है ना? अच्छा, अब ये कितना आएगा? 30 + 15 45,000 और ये 35,000 + 25,000 आई थिंक इट इज 60,000। अब जरा टोटल लेकर देखो कितना आ रहा है। इट टर्न्स आउट टू 1,05,000। अभी जरा इसका असेट साइड का देख लेते हैं। लाइबिलिटी 20,000 + 10,400 + 18,200 + 6,400 + 30,000 + 15,000 + 5,000। 1,05,000 से टैली हो गया क्या? अच्छा, क्या मैंने शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में सिखाया क्या आपको? नहीं, बेसिक पर काम चल रहा है। ये प्रेजेंटेशन लिपापोती का काम हम कर लेंगे बराबर से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ विदाउट रेस्टिंग कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उनका बोलना क्या है? फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H&S एज ऑन 31 मार्च 15। ठीक है, उनका बोलना पड़ रहा है शेयर कैपिटल है, GR है, 10% डिवेंचर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, फिक्स्ड असेट है 1600 शेयर्स इन S लिमिटेड, 1600 शेयर्स। सब्सिडरी के शेयर्स जितने अगर आप देख पा रहे हो तो कितने हैं? 2000 है क्या? 20,000 डिवाइड बाय 10 2000 शेयर्स। 2000 में से तुम्हारे पास कितना है? 1600। सो 1600 डिवाइड बाय 2000 कितना परसेंटेज है? 80%। एक्सक्यूज मी, 80% किसका है बेटा जी? होल्डिंग। 20% किसका है? MI, माइनॉरिटी। स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, और क्या दे रखा है? कैश। H लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन S सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब से इनकॉर्पोरेट हुई तब से हमारे पास ही है। तो सारा का सारा प्रॉफिट प्री नहीं, पोस्ट होगा। सोचो, जिस दिन से हमने इनकॉर्पोरेट किया उस दिन से अगर हमारे पास ही शेयर्स है तो सारे प्रॉफिट पोस्ट ही तो होंगे ना। डेट ऑफ एक्विजिशन ही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो भी प्रॉफिट कमाए वो पोस्ट है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो यस, लेट्स स्टार्ट।
लिखना शुरू करते हैं. नाउ वी आर देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 3. लिखिए डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन मैं लिखूंगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिया नहीं है हालांकि. फिर उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमारा बनेगा नंबर्स और परसेंटेज. इधर हम लिखेंगे होल्डिंग. होल्डिंग के पास 1600 शेयर्स है ऐसा मुझे बताया गया. माइनॉरिटी के पास बचे हुए रहेंगे और टोटल हमें पता है कि 2000 है. सो माइनॉरिटी के पास 400 होंगे, टोटल विल बिकम 2000. So that technically means this is how many percentage? 80%, and this is how much? 20%. It total turns out to 100%. After that we have got, this is 1A, 1B. After that we have got second one, analysis of profits. You have got pre, you have got post. Agreed? मैं आपको हमेशा वर्किंग नोट का फॉर्मेट यूनिफॉर्म रखने की सलाह देता हूं. पोस्ट में कितने रिजर्व्स है? पोस्ट में कितने रिजर्व्स है? किसकी बुक में छपे? 2. गाय छाप एक ही है ना. सो पोस्ट में एक ही रिजर्व है, उसका नाम है GR, और प्री में कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 में P&L अकाउंट फॉर द ईयर दिया है. सॉरी बोल, सॉरी बोल. हाँ गुड. चलो यहां तक आ गए बेटा जी आप. यस. सो अभी हम क्या करेंगे देखो, एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट में प्री और पोस्ट में सिर्फ GR ही है. तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ अभी मुझे बताइए जनरल रिजर्व एक ही है बेटा. जनरल रिजर्व प्री में कुछ आएगा क्या? नहीं. सारा का सारा कहां जाएगा? पोस्ट में. कितना जाएगा? 5000. अब इसके बाद में हम क्या ले लेंगे? टोटल A और ये 5000. अब इसके अंदर होल्डिंग का शेयर कितना है? 80%. और माइनॉरिटी का कितना है? 20%. तो 5000 इंटू 80% विल बी 4000, और ये 2000 ए. अच्छा ये 4000 किधर जाएगा? नोट नंबर 5. आई डोंट फील लाइक लाफिंग. वेयर विल दिस गो? नोट नंबर 4. एम आई. वेयर विल दिस नोट नंबर 5? कंसो रिजर्व्स एंड सरप्लस. प्री में कुछ नहीं है, तो प्री में कुछ नहीं है तो नोट नंबर 3 में कुछ भी नहीं जाएगा. तुम्हारी इतनी सी भूल तुमको लेकर डूबेगी. ये पता रहना ही चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे जाने वाली है. वंस दिस इज डन, कैन वी गो अहेड? एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट के बाद में नेक्स्ट जाएंगे और उस वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा थर्ड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बेटा जरा देख के बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई बिलीव इज 16,000 लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड नील, और ये कितना आ जाता है? 16,000 लेस नेट असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल. Can I say 20,000 into how many percentage? 80%. 80%. Or pre-acquisition reserve is nil. Pre-acquisition reserve is nil. And 20,000 into 80%, I believe it is 16,000. Now this is the level of our institute. बराबर से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है, बेटा समझ, अगर इनकॉर्पोरेशन के दिन ही तू अगर शेयर्स खरीदेगा तो तू एक्स्ट्रा क्यों देगा? तू ही कंपनी को बना रहा है. वाई विल यू पे मोर? तो ना गुडविल आया ना CR आया.
देर इज नो गुडविल, देर इज नो CR, यस और नो? सो गुडविल और CR नहीं है। ये चीज़ सीखने की बात है, तुमको सोचना चाहिए कि मतलब ये इनकॉर्पोरेशन के दिन ही कर रहे हैं तो बेटा जी हम क्यों एक्स्ट्रा दे किसी को? वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, यस और नो? सो देर इज नो गुडविल, देर इज नो CR, nil. Now after working note number 4th, and what is working note number 4th? You have to calculate what? MI. So I'll write down minority interest. Minority interest का फॉर्मूला है शेयर कैपिटल. So बेटा शेयर कैपिटल I shall mention 20,000 into 20%, it turns out to 4,000. Then I shall add, बोलो what shall I add? Pre-acquisition reserve, which is nil. And I shall add post-acquisition reserve. In post-acquisition reserve, I will add general reserve. कितना है बेटा? 1,000. There is no question of P&L account, so it happens to be what? 5,000. Minority interest is how much? 5,000. If you're ready, can we take you to the next step? Now we are going to the fifth step. Fifth step is what? Consolidated reserves and surplus. Consolidated reserves and surplus. In consolidated reserves and surplus, जरा देखो होल्डिंग के कितने टाइप के रिजर्व्स है? एक ही है, जनरल रिजर्व. So can I create a column called as general reserve? Yes. जनरल रिजर्व का कॉलम बनाया, मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस. I write down 5,000. To which I add share in. अब ये शेयर मतलब शेयर कैपिटल नहीं है, ये शेयर मतलब उसके अंदर हमारा पोर्शन कितना है? शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. कितना है बेटा जी? 4,000. कितना आ जाएगा? 1,000. ए नलाई को मैंने गलती कर दी, सॉरी, 9,000. So it will be how much? 9,000. Done? Yes. झपकी लग गई थी. अब क्या करना है? बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करेंगे. चलो आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ, बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करते हैं. इजी थी. पहले इसको उड़ाओ. इन्वेस्टमेंट हमेशा उड़ता है, शेयर कैपिटल भी उड़ता है, उनका GR भी उड़ता है. एग्रीड? अब होल्डिंग के GR को भी उड़ा देता हूं मैं. अब मुझे बताओ ये कितना रहेगा? शेयर कैपिटल कितना रहेगा? 30,000. और GR का फिगर देख के बताओ बेटा मुझे. 9,000. कोई CR वगैरह कुछ आया? नहीं. बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो आया. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 5,000. डिबेंचर को लाइन बाय लाइन ऐड कर दो. 10 + 5 15,000. और सन्ड्री क्रेडिटर्स को 5 + 5 10,000. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को 20 + 15 35,000. 8 + 2 8 + 10 18,000. 4 + 7 11,000. एंड कैश 2 + 3 5,000. मैं आपसे पूछता हूं क्या टोटल आती है, जरा देख के तो बताइए. 35 + 18,000 + 11,000 + 5,000. कितना बता रहे बेटा? 69,000 आया. और इस तरफ 30,000 + 9,000 + 5,000 + 15,000 + 10,000 69,000. Do you all appreciate this? With this it tallies. शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट जब बना देंगे तब तो क्या है भाई, तुम राजा हो. हम इसके बारे में बस बैलेंस शीट में डालना बाकी रहेगा. यस और नो? हैवी हो रहा है? I was serious when I asked. Heavy हो रहा है? Can we go with the same speed? Yes, no issues. So now we are on there on question number 4th. On question number, अच्छा पहले मैं आपको वापस बता दूं. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया कि सारा का सारा प्रॉफिट कौन सा था? प्री. क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको सिखाया सारा का सारा प्रॉफिट कौन सा था? पोस्ट. क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया मैंने इन बिटवीन द ईयर एक्विजिशन.
एबनॉर्मल आइटम्स का इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू गिव एन इंपैक्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, हाउ टू गिव एन इंपैक्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। सो राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या सीखने वाले हैं? इंपैक्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व। इंपैक्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व। और उसी के साथ साथ लिखोगे, एंड डेप्रिसिएशन ऑन सच आइटम, एंड डेप्रिसिएशन ऑन सच आइटम, डेप्रिसिएशन ऑन सच आइटम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड डेप्रिसिएशन, मैं हेडिंग दे रहा हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सो कंसेप्ट, ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट है, टीएमएल, ये जेएलआर की बैलेंस शीट है। दोनों बैलेंस शीट को जब हम इंडिविजुअली देखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन। इसको क्या कहते हैं हम? स्टैंड अलोन। सो जेएलआर की बैलेंस शीट में इधर फिक्स्ड एसेट है, मान लेते हैं 100, इनकी फिक्स्ड एसेट है, मान लेते हैं 200। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि इनका सीएफएस बना, तो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि फिक्स्ड एसेट को ले लो, 200 प्लस 100 300, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो मैं अभी तक आपको एकेडमिक्स में पढ़ा रहा हूं ये बकवास है, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो जेएलआर की फिक्स्ड एसेट को हमने एक्वायर 100 के हिसाब से नहीं किया था, वी ऑलवेज टुक व्हाट? मार्केट वैल्यू। तो जाहिर सी बात है जब सीएफएस में मैं दिखाऊं तो मैंने जिस वैल्यू से इन्वेस्टमेंट किया था वो वाली वैल्यू क्या थी? 100 के हिसाब से नहीं निकाला था मैंने एक शेयर की प्राइस। मैंने कहा था कि जी ये कितने में, ये है 180 की। सो बेटा जी इधर मेरी जो एसेट आनी चाहिए वो 200 प्लस 100 नहीं आनी चाहिए, 200 प्लस 180 कितना आना चाहिए? 380। अब जाहिर सी बात है अगर ये 380 आएगा तो एक इफेक्ट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व आरआर में कितना जाएगा? 80। स्टैंड अलोन में AS10 अप्लाई होता है, AS10 अप्लाई होता है, या पीपी इंड AS 16 अप्लाई होता है। कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप जब मर्जी चाहे तब रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। आप रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन करने के लिए आपको AS10 या इंड AS 16 फॉलो करना पड़ेगा। इंड AS 16 आपको सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा जहां पर रिवैल्यूएशन करना। अब रिवैल्यूएशन का एक रूल क्या होता है कि आपको रिवैल्यूएशन एक असेट का कर नहीं चलता है, यू हैव टू रिवैल्यू ऑल द असेट एंड यू हैव टू डू इट एवरी ईयर, और रादर यू शुड डू इट एट द ईयर एंड। अब ये एक नया एक्सरसाइज हेडेक हो गया, हम क्यों करें? हम बोलेंगे नहीं हम बुक वैल्यू पर रखेंगे क्योंकि हमें उसका कोई फायदा नहीं, हम बुक वैल्यू पर रखेंगे। बट जब आप बिजनेस को बाय करते हो तब आप उसको मार्केट वैल्यू पर बाय करते हो। तो AS21 ने कहा, AS21 ने कहा कि तुम फिक्स्ड एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू पर लिखो। मतलब दो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में वो असेट्स बुक वैल्यू पर ही रहेगी, बट जब AS21 में कंसोलिडेट करोगे तो वही एसेट की वैल्यू हम कौन सी वैल्यू लेंगे? मार्केट वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टाटा मोटर्स में बुक वैल्यू पर ही है 200, जेएलआर में भी वो बुक वैल्यू पर ही है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। स्टैंड अलोन में चेंज कैसे करेंगे? बट जब वो कंसोलिडेट कर हमको शेयर होल्डर को देना है, वो एक एमआईएस रिपोर्ट है कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसका कोई माई बाप नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है उसका कोई लेजर अकाउंट नहीं है। ये तो हम दो बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेट करते वक्त AS21 ने बोला कि तुमने खरीदते हो कि उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आप उसको मार्केट वैल्यू पर ले सकते हो। से यस, तो इसके वजह से फिक्स्ड एसेट 380 फेयर मार्केट वैल्यू पर आ गई। बट ऐसे एक साइड तो बढ़ाकर नहीं चलती, तो आपकी दूसरी साइड कौन सी बढ़ गई? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और ये सारा रिवैल्यूएशन कब तक हो गया था? जिस दिन आपने कंपनी को एक्वायर किया था उसी दिन ये रिवैल्यूएशन हो चुका था। से यस और नो? जिस दिन कंपनी को एक्वायर किया उसी दिन रिवैल्यूएशन किया होगा ना, उसी दिन उसकी मार्केट वैल्यू ली होगी ना। बाय करते वक्त मार्केट वैल्यू लेनी पड़ती है, यस और नो? नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो बेटा जी ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो प्रॉफिट है ये जाता है प्री में। अब इसके लिए शॉर्टकट अगर देना है, लॉजिक भूलना है,
तो बिंदास तो क्या याद रखना, रीवैल्यूएशन रिजर्व इज ऑलवेज प्री, रीवैल्यूएशन रिजर्व इज ऑलवेज प्री, जो भी आएगा। अब ये माथा पच्ची का काम नहीं चाहिए तो आपको, बट क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि जब बाय करते हो तब उस समय आप मार्केट वैल्यू देते हो, तो उस समय जो रीवैल्यूएशन गेन या लॉस आएगा इट इज अ प्री पार्ट। अब ये एक बार फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया, प्लीज गलत मत समझो मेरे को, प्लीज गलत मत समझो, अगले साल वापस सीएफएस बनेगा, मैंने कतई नहीं कहा कि अगले साल वापस तुम मार्केट वैल्यू लोगे, मैं बोल रहा हूं सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन के वक्त मार्केट वैल्यू लोगे, उसके बाद में यही वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी हर साल। मतलब बोलने का तात्पर्य क्या कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी पर कंट्रोल लेके आती है तब एक बार उसकी वैल्यू कौन सी लेनी, मार्केट वैल्यू, अब वही वैल्यू हर साल बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगी, से यस और नो। अब यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, वो क्या, स्टैंड अलोन डेप्रिसिएशन अगले साल क्लेम करेगा, मान लेते हैं ये 2007 की बैलेंस शीट का है, 2008 में स्टैंड अलोन जब डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा तो वो क्लेम करेगा 100 पर, क्योंकि उसको वैल्यू पता ही नहीं दूसरी, उसको 100 ही पता है। बट जो सीएफएस में है वो मार्केट वैल्यू है 380, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन किस पर क्लेम करनी चाहिए, 380 पर। मतलब कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य क्या, स्टैंड अलोन ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी वो किस पर की होगी, 200 प्लस 100 300 पर की होगी, से यस। बट हमें यह बोला जा रहा है कि तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी नॉट 300 बट 380। कितनी शॉर्ट अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम हुई है, 80 पर, तो तुम 80 पर डेप्रिसिएशन सीएफएस में चार्ज करोगे, एग्रीड। 80 पर डेप्रिसिएशन आप कहां चार्ज करोगे, सीएफएस। मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिए। स्टैंड अलोन जो है वो एएस 10 की दीवानी है, वो एएस 10 को फॉलो करेंगे, उसमें बुक वैल्यू फॉलो होगी। तो स्टैंड अलोन टाटा मोटर्स ने, टीएमएल ने 200 पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की होगी, जेएलआर ने 100 पर डेप्रिसिएशन, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कितने पर की, 300 पर। बट जब हम कंसोलिडेटेड के पास गए तो उस समय मार्केट वैल्यू कितनी थी, 380, और वो आगे बुक वैल्यू होगी, हाँ या नहीं, बट अभी के लिए कितना है, 380। अब 380 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और उन्होंने चार्ज किया टोटल 300 पर, तो कितने के शॉर्टफॉल पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 80, तो 80 पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बट बेटा जी डेप्रिसिएशन तो असेट को यूज करने के बाद में चार्ज करते हैं, सो बेटा जी रीवैल्यूएशन आता है प्री में, बट असेट यूज होती है पोस्ट वाले पीरियड में, क्योंकि एक्वायर करने के बाद में ये असेट यूज हो रही है। सो डेप्रिसिएशन ऑन दैट रीवैल्यूड फिगर विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ पोस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन revalued figure will always be part of post. If I have to give you a revision trick, it would be like this. Trick ये है, pre, post, you'll have P&L account and you'll have what, GR. अगर मैं आपको ट्रिक सही से समझा पा रहा हूं तो सुनिए, revaluation reserve ये प्री में आएगा और डेप्रीसिएशन विल कम इन पोस्ट। किसके ऊपर का डेप्रीसिएशन, इसी के ऊपर का डेप्रीसिएशन। अब तुम सुनकर और एक ताज्जुब लगेगा तुम्हें, मान लो मैंने कंपनी को एक्वायर किया था 4 साल पहले, 4 साल पहले एक्वायर किया था, और 4 साल पहले एक्वायर करने के बाद में उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन मैंने उसको रिवैल्यू किया था 4 साल पहले। अब बेटा स्टैंड अलोन पिछले 4 साल से डेप्रिसिएशन 200 और 100 पर ही करते आएगी ना, क्योंकि उनके पास बुक वैल्यू वही है, बट मेरे लिए वैल्यू कितना है, 380, से यस और नो। सो तुम्हें पता है, तुम सरप्राइज रहोगे कि तुम्हें डेप्रिसिएशन 1 साल का नहीं दिखाना पड़ेगा, जितना आपने जब एक्वायर किया उससे लेकर जब तक कि आपका अभी कंसोलिडेट करना है उसके बीच में जितना भी फासला है उस पूरे पीरियड का डेप्रिसिएशन आपको कहां चार्ज करना पड़ेगा, पोस्ट में। ना यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई सर, क्यों सर आप ऐसा क्यों करा रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखो समझ में आता है, इधर तुम पहले प्रॉफिट लेते हो कि नहीं लेते हो, हाँ या नहीं। ये प्रॉफिट कहां से लेते हो, सब्सिडरी के प्रॉफिट से लेते हो ना। सब्सिडरी के प्रॉफिट में आज तक जितना भी चार्ज होते आया है वो उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से ही आएगा ना।
ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 80 पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, उनको तो पता ही नहीं है। अबे स्टैंड अलोन के झंडू अकाउंटेंट को इमेजिन कर, जो डेप्रिसिएशन की एंट्री करता है, वो सीधा ऐसा बुक वैल्यू देखता है, उस पर डेप्रिसिएशन मारता है, बात खत्म। अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन मारता है, बात खत्म। हाँ नहीं, मतलब इनका P&L अकाउंट जो मुझे मिला है उसमें उन्होंने रिवैल्यूएशन रिजर्व पर कभी डेप्रिसिएशन चार्ज की नहीं है। तो जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और मुझे अगर एग्जामिनर डायरेक्टली 4 साल बाद की बैलेंस शीट देता है, तो 4 साल की बैलेंस शीट में मुझे 4 साल का डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा पोस्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालांकि इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको पता होना चाहिए। प्री में रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा और उसकी जो डेप्रिसिएशन है, जब से रिवैल्यू किया तब से लेकर आज तक का पूरा डेप्रिसिएशन पोस्ट के P&L अकाउंट में आएगा। अगर मेरी बात समझ रहे हो तो इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती। अभी ये बहुत अच्छी लगती है ट्रिक्स रिवीजन बैच में। हाँ सर समझ में आ गया, घंटा समझ में है कि प्री एक्विजिशन में रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा और उसके ऊपर की डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी? पोस्ट में। और जितने साल की होगी उतने साल की पूरी आएगी कहाँ पे? P&L अकाउंट। अब कितने साल मतलब डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टू दी बैलेंस शीट डेट। जिस दिन आपने रिवैल्यू किया, जिस दिन आपने एक्वायर किया, उस दिन से लेकर आज तक। अगर इतनी बात हो चुकी है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास आना पसंद करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो? यस। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आई थिंक आई हैव टू स्टॉप टुडे बिकॉज आई हैव टू गो in between. Happy? All right, so here are we. Question number 4. From the following balance sheets of H Limited and subsidiary S Limited drawn up to 31st March 15, prepare a consolidated balance sheet as at that date having regard to the following. You have got reserves and surplus, reserves and P&L account of S Limited stood 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% shares on 1st April 14. ठीक है, 1 अप्रैल 14 को हमने एक्वायर किया, तब हमारे पास उनके कितना P&L अकाउंट है, रिजर्व था, ये पता है। ठीक है, अब जरा देखो, मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूड एट 150, मतलब मशीनरी को 50,000 से बढ़ाया। बेटा स्टैंड अलोन में नहीं बढ़ाया, समझने की कोशिश करो। स्टैंड अलोन में नहीं बढ़ाया, किधर बढ़ाया? कंसोलिडेटेड में, क्योंकि स्टैंड अलोन में बढ़ाने के लिए AS10 को फॉलो करना पड़ेगा, बट कंसोलिडेटेड में बढ़ा सकता हूं क्योंकि बेटा जी जब हम एक्वायर करते हैं मार्केट वैल्यू पर, तो असेट्स को भी कंसोलिडेटेड में हम मार्केट वैल्यू पर दिखाएंगे। सो 150 और 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1/4/14 फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 15%। आने वाले कुछ क्वेश्चन में रेट नहीं दी जाएगी तो भी आपको रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे करना है मैं समझाऊंगा, बट क्या ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? यस और नो? और बेटा जी रिवैल्यू कब किया? 1/4/14। अगर आप देख रहे हो तो मैंने बोला था कि जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन होता है उसी दिन रिवैल्यू होता है, और मैंने आपको बताया था कि जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो कहां पे एडजस्ट होता है? प्री में, और उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन कहां पे? पोस्ट में। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो मैं इस प्रॉब्लम को आपके कंट्रोल में लाकर छोड़ दूंगा, पूरा का पूरा कंट्रोल में, मक्खन के जैसे, बट ध्यान पूरा देना पड़ेगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, P&L अकाउंट क्रेडिटर्स है, मशीनरी, फर्नीचर, 800 शेयर्स इन एस लिमिटेड एट ₹200 ईच, ये हमारा परचेसिंग प्राइस है। अब जरा विचार करो, हमने 200 रुपए में क्यों बाय किया होगा? 100 रुपए के शेयर को हमने 200 रुपए में इसलिए बाय किया क्योंकि हम उनके प्लांट एंड मशीनरी को जिसको एक्वायर कर रहे हैं उनकी वैल्यू शायद बढ़ गई होगी, हाँ या नहीं? उनका नेटवर्थ बढ़ गया होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा जी, मुझे जब गुडविल निकालनी होगी तो मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके निकालनी होगी। अब वो तुम्हें याद है, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था मार्केट वैल्यू का लॉजिक इस बार सिखाऊंगा। तुम देखो 200 रुपए में बाय किया, व्हाई? बिकॉज प्राइसेस बढ़ी होगी। तो अभी गुडविल निकालते हो तुम जरा ध्यान से देखना कि मैं क्या करूंगा। और अदर एसेट, फिर अगला क्वेश्चन शुरू हो गया। सो आई विल फर्स्ट डू दी वर्किंग नोट 1 एंड यू आर गोइंग टू डू वर्किंग नोट नंबर 1 अलॉन्ग विथ मी। वर्किंग नोट नंबर 2 में आप पॉज लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 है डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या आप मुझे बता सकते हो डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 1/4/14। और इसी के अंदर पॉइंट नंबर बी आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं लिखूंगा नंबर्स एंड परसेंटेज। मेरा होल्डिंग का कितना है? होल्डिंग कितने ओन कर रहा है बेटा? 800 शेयर्स। तो माइनॉरिटी के पास कितने होंगे? 200। तो ये आएगा 80% और ये आएगा 20% और इस तरीके से आएगा 100% और इस तरीके से आएगा 1000 शेयर्स। जब आपकी बात यहां तक आ जाए तो फिर एक पॉज ले लेना, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा।
आई वॉन्ट एवरी वन वेरी अटेंटिव एट दिस मोमेंट, वेरी अटेंटिव, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आ सकती है। अब मेरी बात मानो तो अभी इंटरमीडिएट में डिविडेंड, बोनस शेयर्स, ये एडजस्टमेंट के अलावा या ये ऑफ कोर्स ये भी इंटर कंपनी होल्डिंग और कौन सा यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट, ये 4 एडजस्टमेंट अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी के एडजस्टमेंट आपके अभी तक कवर हो जाएगी। और ये जितनी एडजस्टमेंट परफेक्ट आपकी, उतना इजीली मैं आपके आगे के एडजस्टमेंट कवर करा पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देकर करना। अब जरा देखो, मैंने कॉलम बनाना है इधर प्री और कॉलम बनाना है पोस्ट, और फिर मैं कॉलम बनाऊंगा पी एंड एल, सॉरी पहले हम बनाएंगे जी आर और पी एंड एल अकाउंट। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमेशा रिवैल्यूएशन रिजर्व प्री होता है और प्री में कॉलमनर फॉर्मेट नहीं बनाते हम। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? यस और नो? सो लेट्स राइट डाउन व्हाट इज द फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम बेटा जी उन्होंने दिया है रिजर्व्स दिया है, तो मैं लिखूंगा रिजर्व्स। बेटा रिजर्व्स के कॉलम में मैं लिखूंगा कि मेरा प्री में रहेगा 25,000। जरा बैलेंस शीट में जरा जाके देखो कि मेरा जीआर कितना है, तो मेरा जीआर है 75,000, यस और नो? तो जाहिर सी बात है प्री में 25,000। और डेट ऑफ एक्विजिशन देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर है क्या? बिगिनिंग ऑफ द ईयर है क्या? 1/4/14 को एक्वायर किया और उसके बाद में पूरा 1 साल हो गया, 31 मार्च 15, मतलब पूरे 12 महीने का पोस्ट में जाएगा ना, तो कितना आएगा? 50,000। अब ये कैसे आया बेटा जी? 75,000 माइनस 25,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? इस तरीके से ये टोटल ए आ गई, 25,000 और 50,000। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा बी पॉइंट में, सॉरी 2 में मेरा क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व मैं लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी। बेटा जिस दिन हमने एक्वायर किया था वो तारीख थी 1/4/14। 1/4/14 के दिन बुक वैल्यू कितनी थी मशीनरी की? 1 लाख, बट उसको रिवैल्यू कितने में किया? 1,50,000। सो बेटा जी मेरा प्री में रिजर्व बढ़ा 50,000। अब जरा इमेजिन करो कि प्री का रिजर्व बढ़ा रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा नीचे सीओसी का जो फिगर आएगा वो भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? होल्डिंग का शेयर प्री का, और वही शेयर इन्वेस्टमेंट में से लेस होगा, और इन्वेस्टमेंट में से लेस होगा तो मुझे गुडविल और सीआर आता है। तुम्हें याद है तुम मुझे बोल रहे थे गुडविल के वक्त सर कि हमें मार्केट वैल्यू लेस करनी होती है, कॉस्ट में से मुझे उसकी मार्केट वैल्यू लेस करनी है। फिगर पॉजिटिव आए तो क्या आएगा? गुडविल। मैंने एक्वायर किया 10,000 में, उसकी मार्केट वैल्यू थी 8,000, बट मैंने 2,000 एक्स्ट्रा दिए तो गुडविल ना। अब तुम मुझे बोलोगे कि सर हम मार्केट वैल्यू का इंपैक्ट कैसे देते, तो जरा देखो रीवैल्यूएशन रिजर्व मैंने प्री में डाला। अब आगे बढ़ो ना, प्री में डाला है तो प्री की टोटल लेकर हम क्या करते हैं, उसका एक पोर्शन कहां जाता है? सीओसी में जाता है कि नहीं जाता है? मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू हम मार्केट वैल्यू का इंपैक्ट दे रहे कि नहीं दे रहे? रीवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू हम मार्केट वैल्यू का इंपैक्ट दे रहे। से यस, भगवान जाने यस कितना है। कुल मिलाकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि हम क्या कर रहे थे, बट अभी जरा देख लो कि आगे का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ये 50,000 का ग्रोथ जो है ये किस में बढ़ा है? 50,000 ये किस में बढ़ा है? सीएफएस में। होल्डिंग ने 50,000 से बढ़ाया है इन सीएफएस, बट सब्सिडरी स्टैंड अलोन में अभी भी डेप्रिसिएशन दे रही थी 1 लाख पर। हाँ या ना? 1 लाख तक का डेप्रिसिएशन हो गया है, बट जो बच गया है 1,50,000 हो गया, जो 50,000 है उसका डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ। और कितने समय तक का देना पड़ेगा? 1 साल का। तो बेटा रेट क्या दिए डेप्रिसिएशन मशीनरी के? 10%। तो बेटा जी क्या मैं इधर लिख सकता हूं क्या -5,000? 1 साल का डेप्रिसिएशन दिया। अगर आप चाहो तो इधर नीचे लिख भी सकते हो डेप्रिसिएशन, बट ये इस तरीके से भी समझ में आएगा। 50,000 इधर, उसका डेप्रिसिएशन इधर नेगेटिव। अब दूसरा क्या है? फर्नीचर। बेटा फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है? 20,000, बट उसको हमने रिवैल्यू कितना किया है? 15,000, मतलब ये उल्टा रिवैल्यू हुआ है। तो बेटा जी 5,000 से हमने उसको कम किया, मतलब मार्केट वैल्यू पर लेकर आ रहे कि नहीं लेकर आ रहे? मैं आपको एक बात पूछूं, बट सर जी जो स्टैंडअलोन है वो स्टैंडअलोन डेप्रिसिएशन किस पर दे रहा है? 20,000 पर, बट हम कह रहे हैं किस पर देना चाहिए? 15,000, मतलब उन्होंने जो डेप्रिसिएशन दी वो ज्यादा दे दी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कम।
सो कुल मिलाकर 5,000 का कितना परसेंट, 15% उन्होंने ज्यादा दी होगी। सो 750 इधर क्या करेंगे हम, ऐड, मतलब ये प्रॉफिट में बढ़ा रहे हैं। एग्रीड, मतलब ये 50,000 का डिप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दिया, अभी दे रहे पीएनएल में। मतलब ये 5,000 का रिवैल्यूएशन उल्टा हुआ है, मतलब उनके बुक्स में 20,000 पर उन्होंने डिप्रिसिएशन दी, ज्यादा दी थी, तो उन्होंने प्रॉफिट को क्या किया था, कम, मैं अभी क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। यस और नो। अब इसी के साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ अगर आप मुझे अलाउ करते हो तो मैं इधर ये भी लिखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 3,000। यू मीन 15,000 दिया हुआ है क्या? यस, ये प्री में 15,000। हाँ, बेटा जी अब जरा बैलेंस शीट में जाके देखो पीएनएल का बैलेंस कितना दे रहा है, 25,000 दे रखा है सब्सिडरी का, है नहीं? तो मतलब पोस्ट में कितना आएगा, 10,000। बोलो हाँ या ना? मतलब अब फील हो रहा है तो देखो, करंट ईयर का प्रॉफिट 10,000 है, बट इस 10,000 के प्रॉफिट में 5,000 की डिप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है, इसलिए हमने अभी कर दी, और इस 10,000 में डिप्रिसिएशन 750 ज्यादा चार्ज कर दी, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐड बैक। यस सर। अब इसके बाद में हम इधर ले लेंगे टोटल बी। सो 50 और 15 मतलब कितना, कितना हो गया, 60,000, और इधर कितना आ जाएगा, नील, और 10,000, और ये हो जाएगा 5,750। हैप्पी? अब मेरी बात सुन रहे हो क्या बेटा जी? लास्ट कितनी सी बात सुन लो, समझ में आ जाए। आप इसका प्रेजेंटेशन और भी अलग कर सकते हो, कैसे, रिवैल्यूएशन रिजर्व इतना ही कर दिया, और फिर पी एंड एल अकाउंट करेंगे 15,000, 10,000, और उसके बाद में उसके नीचे उसकी डेप्रिसिएशन। प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिगर्स कहां पर क्या क्या जाने वो देख लेते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जरा। देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा कहां जाएगा, प्री में। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा कहां जाएगा, प्री में। ये दोनों रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की डेप्रिसिएशन हमेशा कहां जाएगी, पोस्ट में, पी एंड एल। पोस्ट में कहां पे, पी एंड एल, क्योंकि डेप्रिसिएशन हिट्स पी एंड एल अकाउंट, नॉट जीआर, ये उनका डेप्रिसिएशन। एग्रीड? और ये वाली एडजस्टमेंट तो एकदम नॉर्मल वाली की है मैंने, तो सिखाया तो बाबूजी सिर्फ ये दो ही वाले पार्ट है ना। से यस बॉयज एंड गर्ल्स। अब इसके बाद में हम लिखेंगे टोटल ए प्लस बी, इट टर्न्स आउट टू 85,000। सही है ना? ये आएगा 50,000 और ये 5750। अब इसमें होल्डिंग का शेयर कितना आएगा, 80%, और इसमें एमआई का शेयर कितना आएगा, 20%। 85,000 का 80%, 68,000 है। 85,000 का 20% कितना आएगा, 17,000। 50,000 का 80%, 40,000, और ये कितना आएगा, 10,000। 5750 का आएगा 80%, 4,600, और ये कितना आएगा, 1,150। इसके अंदर ये जो 68,000 है ये जाएगा COC, ये जाएगा MI नोट 4, और ये जाएगा नोट 5 कंसोलिडेटेड। भाई रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट इतनी थी, बस बैलेंस शीट में एक जगह इंपैक्ट आएगा, वो भी सिखा दूंगा मैं। हैप्पी? चलो जल्दी से नोट नंबर 2 की एक बार रिवैल्यूएशन का पूरा वर्किंग समझ लेते हैं। रिवैल्यूएशन हुआ तो कहाँ जाएगा, प्री, और उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पोस्ट। अच्छा, अब और बहुत ही ज़्यादा गरीबी में हो तो ऐसा, रिवैल्यूएशन रिजर्व पॉजिटिव है, प्री में गया तो उसका डेप्रिसिएशन नेगेटिव आएगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व नेगेटिव आया तो उसका डेप्रिसिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए था ये लॉजिक, मतलब इधर नेगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव है 50,000, ये इधर 50,000 था ना, ये 50,000 है तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव। अब गरीबी रेखा के नीचे मतलब क्या, अब मतलब जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई कर रहे हैं, सर बचा लो सर किसी तरीके से, है ना, उन लोगों के लिए एकदम लास्ट मोमेंट पर। चलो कर दो रे दमपुड़िया, लिखो जल्दी से।
ऑलराइट, सो शैल वी स्टार्ट। अब इसके बाद में आप मेरे साथ काम शुरू कर सकते हैं। और कौन सा बनेगा इसका नोट? आई थिंक वर्किंग नोट नंबर 3, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं वापस आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया। देखो मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो समझ में आती है क्या? सो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 1,50,000 या 1,60,000 लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये AS 13 के हिसाब से हम इसको लेस करते हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कुछ होगा तो, बट कुछ है नहीं, 1,60,000। अब फिर मैं क्या करता हूं, नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय। अब जरा ध्यान से देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि जब मैं शेयर्स को एक्वायर करता हूं तो मैंने उसको एक्वायर किया होगा मार्केट वैल्यू पर। अब उसमें से मैं नेट असेट लेस कर रहा हूं कि भाई मैंने क्या क्या एक्वायर किया। तो मैंने एक्वायर किया शेयर कैपिटल, है नहीं? तो शेयर कैपिटल का कितना है बेटा जी? 1 लाख का 80%। अब जाहिर सी बात है ये लेस हो गया 80,000। ये कौन सी वैल्यू पर हुआ बेटा जी? बुक वैल्यू पर। बट आपको पता है मैंने और एक भी चीज लिया है, क्या? प्री एक्विजिशन रिजर्व। बट प्री एक्विजिशन रिजर्व में मैंने क्या कर दिया कि जो नॉर्मल रिजर्व्स थे वो तो लिए ही, बट साथ साथ जो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से रिवैल्यूएशन आ रहा है वो भी तो घुस गया है ना रिवैल्यूएशन में, प्री में। तो जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू में से अभी मैं नेट एसेट भी तो मार्केट वैल्यू पर लेस कर रहा हूं। और अगर फिगर पॉजिटिव आता है तब वो क्या बनता है? गुडविल। अब जरा देख के बताओ बेटा COC में कितना प्री एक्विजिशन? हाँ 68,000। मतलब आपने एक्वायर किया था 80 + 68,000। आई बिलीव सो इट शुड बिकम 1,48,000, है ना? बट आपको मिला कितना है? 1,60,000 आपने पे किया है। सो बेटा जी इस केस में ये क्या आएगा? गुडविल। कितना आ रहा है बेटा? 12,000 इज योर गुडविल। ये बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। हैप्पी? नाउ आफ्टर दिस वेयर आर वी? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया। फोर्थ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा? पहला आएगा शेयर कैपिटल, हाँ है ना? शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा जी? 'I'll say 1 लाख इंटू 20% बेटा 20,000। फिर क्या करेंगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व। देख के बताओ प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है? 17,000। और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना है? सो पोस्ट एक्विजिशन में बेटा GR कितना है? 10,000। और P&L अकाउंट 1,150। दैट गिव्स अस द टोटल 20,000 प्लस 17,000 प्लस 10,000 प्लस 1,150। 48,150 is the total. This is what minority interest. If you have done with the minority interest, then we are left out with the last adjustment, that is what? Consolidated reserves and surplus. If you are done, can we go ahead? Yes, sir. So when I have got consolidated reserves and surplus, you will have what? What all will have? अपन ने रिजर्व्स के नाम क्या क्या है? जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट। ठीक है, अभी पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? सो कैन आई से 2 लाख GR का, और P&L 2 लाख है ना बेटा? Yes, sir. और P&L अकाउंट का कितना है? 1 लाख। एग्रीड? और फिर हम क्या लिखेंगे? ऐड शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। कैन आई हैव द फिगर्स प्लीज? 40,000. 40 बेटा, Yes. एंड इस 4,600. 4,600। बाकी के लोग एक बार कंफर्म कर लो ना लाइक को। 40 + 4,600 ही है क्या? सो इस तरीके से मेरा आ जाएगा 2,40,000 एंड 1,04,600। आप रेडी हो? अब जरा पूरी क्लास ध्यान से सुने कि हम बैलेंस शीट को क्या कर रहे हैं? रीड्राफ्ट। तो बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट कैसे किया जाता है सुन लीजिए पूरी क्लास।
पहले तो बात है कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा कैंसिल करने का स्टाइल है उसको भी एक बार जरा ध्यान से देखते रहो, और ये वाला शेयर कैपिटल भी कैंसिल हो जाएगा, इनका रिजर्व कैंसिल होगा, इनका P&L अकाउंट भी कैंसिल होगा, ये हम नहीं लेते। अब मशीनरी में थोड़ा सा सतर्क होकर काम करो। सब्सिडरी की असेट है 90,000, है ना, आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको लेना है 3 लाख प्लस 90,000, ये तो ऐड करना है। बट रिवैल्यूएशन कितने से किया? 50,000 से, तो 50 ऐड करेंगे, और उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जा चुका है क्योंकि 1 साल हो गया है, तो डेप्रिसिएशन कितना लेस करेंगे? 5,000। सो अगर आप फिगर समझना चाहते हो मशीनरी का, तो मशीनरी का फिगर कुछ इस तरीके से है, 3 लाख प्लस 90,000, ये तो पहले ऐड करना है, मतलब करना है, इसमें अभी कभी शंका मत रखना, प्लस 50,000 और माइनस उसका डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे फिगर बताइए कितना आ रहा है? 4,35,000 आ रहा है क्या? अच्छा, दूसरा फर्नीचर का कैसे करेंगे बेटा? इधर वर्किंग कर रहा हूं, 1,50,000 प्लस 17,000, बट इसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था 5,000, याद आ रहा है क्या आपको? डाउनवर्ड हुआ था तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस कितना करना पड़ेगा बेटा? 750। अब आप मुझे फिगर बता सकते हो कितना आएगा? 1,50,000 प्लस 17,000 माइनस 5,000 प्लस 750, तो कितना आएगा? 162। 750 आएगा क्या? अगर मेरा बच्चा सही से समझ रहा है तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो लेना ही लेना है जी, 150 और 17 तो लेना ही है। अब रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट दो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, सो आई सब्सट्रैक्ट, और उसका डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना होगा? ऐड, तो हमें CFS के एंगल से फिगर मिल जाएगा। ओके, ये कितना? अदर एसेट 440 प्लस 150, 440 प्लस 150 कितना आएगा? 5,90,000 क्या? इसके अलावा और एक आइटम आएगा इधर जिसका नाम है गुडविल। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे? गुडविल। गुडविल का फिगर बता दो बेटा कितना आया था? गुडविल का फिगर कितना आया था COC में? 12,000। नाउ बेटा जी प्लीज टेक अप द टोटल ऑफ दिस, 4,35,000 प्लस 12,000 प्लस 5,90,000 प्लस 1,62,750, 11,99,750। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब एक काम करते हैं, शेयर कैपिटल तो 6 लाख ही रहेगा। अच्छा, GR रिजर्व्स में कितना बैलेंस रहेगा जरा देख के बताओ, रिजर्व का बैलेंस देखकर बताओ। 2,40,000 है। P&L का फिगर कितना रहेगा? 1,04,600। कोई CR है क्या? नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बट तुरंत याद आना चाहिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 48,150, और क्रेडिटर्स आपको लेना पड़ेगा 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 57,000। हाउ मच इट विल टर्न आउट टू? 2,07,000। अब जरा कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं गड़बड़? चलो देखते हैं। 6 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,04,600 प्लस 2,07,000 प्लस 48,150। ओह, कोई गड़बड़ नहीं है, ये टैली हो रही क्या? अच्छा, जिन लोगों ने रिवीजन बैच रेगुलर बैच मेरे तरफ से की है उनको आइडिया है कि ये बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनानी है। मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस शीट बनती कैसे है। और जब हम एक साथ 4-5 क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा सा उसका फील आता है कि चैप्टर में चल क्या रहा है। क्या बैलेंस शीट बन पाई? यस। इसमें अभी आपको नई चीज जो सीखने को मिली थी वो मशीनरी और फर्नीचर की सीखने को मिली, यस और नो, और उसके रिवैल्यूएशन का impact. With this, let's wind up for the day at this moment. Is that okay? So thank you so much. Bye bye.